आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने क्या किया, ये जो हम क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज इतना चैप्टर कर रहे हैं, ये सब चीज क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज सी स्विप 3.1 जो एग्जामिनेशन दे रहे, जो लेटेस्ट 2020 2020 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उसी का ये सिलेबस है। टोटल इसमें कंटेंट है 25 और 26 कंटेंट है, और 26 में से अभी तक हमने पूरा आगे का पूरा फिनिश किया है। टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर का कितना क्या ड्यूटी होना चाहिए, कितना डिस्टेंस से उसको देखना चाहिए, और क्या क्या बिफोर वेल्डिंग, आफ्टर वेल्डिंग, रनिंग वेल्डिंग क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हमने डिस्कस किया टिपिकल ड्यूटी ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्शन में, इंस्पेक्टर में। और दूसरा चैप्टर टर्म्स एंड डेफिनेशन, तो टर्म्स वेल्डिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, हीट अफेक्टेड जोन क्या है, ग्रू का एंगल कैसा होना चाहिए, ग्रू कैसा होना चाहिए, वो सब चीज के बारे में हमने पूरा टर्म्स एंड डेफिनेशन के अंदर डिस्कस किया। तीसरा चैप्टर था इनपरफेक्शन ऑफ वेल्डिंग एंड मटेरियल इंस्पेक्शन। तो वेल्डिंग इनपरफेक्शन में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रैक देखा, डिफरेंट टाइप ऑफ पोरोसिटी देखा, जितना भी डिसकंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया वो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूटी मोस्टली कवर हो जाता है अगर वेल्डिंग का स्टेनलेस स्टील या हो, स्टील या अलॉय हो या एल्यूमिनियम हो, जितना भी उसमें इनपरफेक्शन आता है वेल्डिंग के अंदर, जो हमको नहीं चाहिए वैसा इनपरफेक्शन आता है, उसी को बोलते हैं इनपरफेक्शन, जो डिस्कस किया हमने चैप्टर नंबर 3 में। और ये जो चैप्टर नंबर 3 है इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से 40% क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 17 वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील दोनों को मिला के अगर बात करें तो 40% क्वेश्चन सीस्विप 3.1 जो एग्जामिनेशन दे रहे उसी में से आएंगे। उसके बाद में हमने डिस्कस किया डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में हमने डेप्थ में डिस्कस किया कि टेंसाइल कैसे होता है, इम्पैक्ट, टाइप ऑफ इम्पैक्ट, ब्रिनल हार्डनेस, और हार्डनेस की बात करें तो ब्रिनल हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, और हमारा तीसरा टाइप का है विकर हार्डनेस। वो तीनों के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया, कैसे इंस्पेक्शन करते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं, कौन से मटेरियल में कौन सा हार्डनेस यूज करना चाहिए, और हीट अफेक्टेड जोन में कौन सा जनरली हार्डनेस यूज होता है, वेल्ड मेटल में कौन सा हार्डनेस यूज होता है, वो सब चीज के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया। उसके बाद में बैंड टेस्ट के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया। बैंड टेस्ट में साइड बैंड, रूट बैंड, और फेस बैंड और लॉन्जिट्यूडनल बैंड, ये चारों बैंड के बारे में, और उसका बैंड टेस्ट का क्राइटेरिया, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है वो उसके बारे में डिस्कस किया। वो सब चीज जितना भी डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन है उसी में हमने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस किया। और उसके बाद में हमने चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया वेल्डर एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन, कि भाई डब्ल्यूपीएस कैसे बनाते हैं। प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस सबसे पहले बनाना है, प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस के बाद उसमें रन बाय रन वेल्डिंग इंस्पेक्टर है वो मार्किंग लिखेगा कि इसमें इतना करंट लिया वेल्डर ने, या फिर हमारा डब्ल्यूपीएस में इतना करंट यूज हुआ, इतना वोल्टेज हुआ, इतना ट्रैवल स्पीड हुआ, सब चीज रन बाय रन इंस्पेक्शन करेगा, रन बाय रन, इलेक्ट्रोड बाय इलेक्ट्रोड वो लिखेगा। उसके बाद में वो लिखा हुआ पूरा ट्रांसफर करेगा पीक्यूआर में, प्रपोज्ड जो पीक्यूआर है, प्रपोज्ड डब्ल्यूपीएस है, उसी में वो ट्रांसफर करेगा। और उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करेगा, पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक चीज करेगा, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक चीज करेगा। ये तीनों फिनिश होने के बाद फिर डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन में जाएगा। डिस्ट्रक्टिव एग्जामिनेशन डब्ल्यूपीएस का टेंसाइल कंपलसरी, मैक्रो कंपलसरी, बैंड कंपलसरी, ये तीनों तो कंपलसरी करना ही है। उसके बाद में अगर क्लाइंट का एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो इंपैक्ट टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस, जो भी हार्डनेस, सब चीज जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अगर करना है तो कर सकते हैं, लेकिन टेंसाइल, बैंड और मैक्रो तीनों तो कंपलसरी हमको करना ही है। तो वो सब चीज पूरा डिस्कस किया हमने डब्ल्यूपीएस में, और वो उसका जितना भी रिजल्ट आता है वो प्रपोज्ड डब्ल्यूपीए या प्रपोज्ड हमारा पीक्यूआर है उसी में डालना है। और वो चीज जो डालने के बाद वो एक्सेप्ट होता है तो उसको डब्ल्यूपीएस में कन्वर्ट करना है। डब्ल्यूपीएस में लिखने के टाइम हमको नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, सप्लीमेंट्री और एसेंशियल वेरिएबल तीनों कंपलसरी उसमें लिखना है, तो वो हो गया हमारा डब्ल्यूपीएस। वेल्डर का क्वालिफिकेशन की बात करें तो वेल्डर में क्या करना है, सबसे पहले एज पर डब्ल्यूपीएस हमने अप्रूव्ड डब्ल्यूपीएस बनाया, उसी के हिसाब से वो वेल्डर टेस्ट पीस बनाएगा, उसमें रन बाय रन वेल्डर वेल्डिंग मारेगा, वेल्डिंग इंस्पेक्टर सब चीज नोट करेगा, और उसमें विजुअल एग्जामिनेशन करेगा, पीटी और एमटी दोनों में से कोई एक, आरटी और यूटी दोनों में से कोई एक। इतना चीज करने के बाद फिर मैक्रो एग्जामिनेशन या करना चाहे तो करना, वरना बैंड टेस्ट तो करना ही है। वो उतना चीज करने के बाद वेल्डर हमारा यहाँ पे क्वालिफाई हो जाता है, अगर वो एक्सेप्टेंस लिमिट में आता है तो उसको बोलते हैं वेल्डर क्वालिफिकेशन। उसके बाद में मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस किया कि कार्बन का क्या इंपॉर्टेंट है, क्रोम का क्या इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, निकल का क्या इंपॉर्टेंट है। निकल लो टेम्परेचर एलिमेंट है, तो जहाँ पे लो टेम्परेचर वर्क होता है, लो टेम्परेचर जहाँ पे चाहिए हमको, वहाँ पे निकल का यूज करते हैं। क्रोम रेजिस्टेंस करता है, क्रोम जितना डालेंगे उतना हमारा कोरोजन कम होगा, जितना कम डालेंगे उतना कोरोजन ज्यादा होगा। तब हमको, लेकिन ये भी आपको याद रखना है, जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से कॉस्ट भी लगता है। क्रोम अगर ज्यादा मटेरियल में है, इसका मतलब आपको कॉस्टली मटेरियल है। जैसे कि स्टेनलेस स्टील डुप्लेक्स है, उसमें क्रोम परसेंटेज 22%, 20 से ज्यादा, 9% से ज्यादा, 18% से ज्यादा क्रोम रहता है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है स्टेनलेस स्टील का। अलॉय स्टील का थोड़ा कम है, और स्टेनलेस स्टील का, और सॉरी, ये हमारा कार्बन स्टील का और थोड़ा कम है। तो सब का जो एलिमेंट है, अलोइंग एलिमेंट है, सबका अपना अपना काम है। वो क्या कैसे काम करता है उसके बारे में पूरा डेप्थ में मटेरियल इंस्पेक्शन के बारे में उसमें हमने डिस्कस किया। उसमें मटेरियल इंस्पेक्शन करने के टाइम हमको क्या क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए वो भी डिस्कस किया। उसके बाद वेल्डिंग सिंबल के बारे में हमने डिस्कस किया। एक ड्राइंग बड़ा होता है, लेकिन सब चीज ड्राइंग में डालेंगे तो ड्राइंग कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगा। इसी की वजह से वेल्डिंग सिंबल उसमें डाल दिया जाता है कि ड्राइंग भी छोटा रहे, पढ़ने में भी अच्छा रहे, और सब चीज हमारा एज पर रिक्वायरमेंट हो। उसी के हिसाब से हम जो वेल्डिंग सिंबल डाल देते हैं। तो वो वेल्डिंग सिंबल का क्या मीनिंग है, फ्लैग रहता है तो साइट वेल्डिंग क्यों बोलते हैं, राउंड रहता है, कभी कभी आपने देखा होगा एरो के ऊपर राउंड ड्रॉ किया रहता है, तो राउंड का मतलब ऑल ओवर द वेल्ड हो गया, फुल फिनिशिंग वेल्ड हो गया। पार्शियल पेनिट्रेशन जॉइंट का कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब चीज के बारे में वेल्डिंग सिंबल के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया। इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में भी हमने पूरा बहुत सारा चीज डिस्कस किया कि भाई कौन से प्रोसेस में कौन सा इलेक्ट्रोड को कैसे लगाना चाहिए, और हमारा टॉर्च है उसको डीसी पॉजिटिव में डालना है या डीसी नेगेटिव में या एसी में डालने से क्या क्या हो जाएगा। तो वो सब चीज के बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस, हीट इनपुट के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया इन इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। एमएमए वेल्डिंग में अभी हमने पूरा डिस्कस किया कि एमएमए वेल्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, वेल्डिंग कैसे मारता है, उसका आगे का टॉर्च के अंदर क्या कांड हो जाता है, क्या उसमें मेटलर्जिकल होता है, मेटलर्जिकल फॉर्मूला क्या क्रिएट होता है, वो सब चीज के बारे में, क्यों वेल्डिंग होता है, क्यों वेल्डिंग नीचे फ्लो होता है, ऊपर ही फ्यू फ्लो क्यों नहीं होता है, वेल्डिंग जो होता है उसका वीविंग क्यों इतना ही रहता है, वो सब चीज के बारे में पूरा हमने एमएमए वेल्डिंग में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का स्टार्ट करने से पहले हम उसका प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे एमएमएडब्ल्यू में हमने प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक देखा, 1888 में जो एसएमएडब्ल्यू है, जो एमएमएडब्ल्यू है, उसका इन्वेंशन हुआ रशिया में। उसके बाद में फिर स्वीडन में उसका ऊपर फ्लक्स चढ़ाने के बाद वेल्डिंग मारते हैं, उसका डिस्कस किया, और वो इन्वेंशन स्वीडन में हुआ, 19th सेंचुरी के बाद हुआ, और उसके बाद में वो कंटिन्यू चलता गया और उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आते गए। वैसे ही यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं कि जीटीएडब्ल्यू के बारे में। तो इन यूएसए द टीक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। यूएसए जो है उसमें गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं और टिग वेल्डिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे हमको यहाँ ज्यादातर देखना नहीं है, क्योंकि ये सबको तो पता ही है कि टिग वेल्डिंग को जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग ही बोलते हैं, क्योंकि टंगस्टन इनर्ट गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और टिग का फुल नेम है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग is the process where the melting is produced by the heating with an arc struck between non-consumable tungsten electrode and workpiece। यहाँ पे देखो सभी जगह पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड आता था, यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल आया। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन का मतलब क्या है कि टंगस्टन जो है वो खुद हीट होगा, खुद इलेक्ट्रोड का काम करेगा, लेकिन वो फ्यूज होके वेल्ड मेटल के अंदर नहीं गिरेगा। हमने एसएमएडब्ल्यू में देखा कि वो वहां पे जो इलेक्ट्रोड रहता है वो खुद मेल्ट होते हैं, फिर वोल्टेज उसको फोर्स मारता है तो वो नीचे गिरता है वेल्ड मेटल। लेकिन टंगस्टन में यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो उसको नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन बोलते हैं। वो कंज्यूम नहीं होता है, हाँ भले ही वो हीट होता है, आर्क स्ट्रक करता है, हीटिंग बनाता है, मेल्टिंग का पूरा प्रिपरेशन एनवायरनमेंट तैयार करता है, लेकिन वो खुद हीट होके मेटल के अंदर नहीं गिरता है। उसी की वजह से उसको बोलते हैं नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन टिग है, टंगस्टन जो है उसके और वर्कपीस के बीच में जो कोलैबोरेशन होगा, उसमें उस दोनों का सर्किट फुलफिल होगा तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, और आर्क जनरेट होने के बाद वेल्डिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं दूसरे हाथ से फिलर वायर ऐड करके। देखो यहाँ पे लिखा है अन इनर्ट गैस इज यूज्ड टू शील्ड द
electrode and weld joint to prevent the oxidation of the tungsten electrode and atmospheric contamination of the weld and heater hot फिलर वायर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इनर्ट गैस जो है बाहर से हम इसी के अंदर से, ये जो है ना इनर्ट गैस का है, ये जो नोजल है यहाँ पे शील्डिंग गैस ये जो है यहाँ से आके यहाँ तक रुकता है वो, तो यहाँ के अंदर से वो आर्गन फ्लो होता है, ये टॉर्च जो है उसके अंदर आर्गन भी फ्लो होता है, तो आर्गन फ्लो होके बाहर आता है। बाहर आने के टाइम पे वो क्या करता है, अगल बगल में जो हाइड्रोजन है, अगल बगल में जो ऑक्सीजन है, अगल बगल में नाइट्रोजन है, उसको दूर हटाएगा, एटमॉस्फेयर क्लियर करेगा। और वो एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को अंदर घुसने नहीं देगा और कंटामिनेशन नहीं होने देगा। और क्या होगा, उसमें ऑक्सीडेशन नहीं बनने देगा। अगर यहाँ पे ये हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, चलो यहाँ पे आर्गन नहीं आ रहा तो क्या होगा, हीट होने के बाद यहाँ पे जैसे ही आर्गन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे आर्क जो जनरेट होता है उसमें सीधा एटमॉस्फेरिक का एयर घुसेगा और यहाँ पे जो मेल्टिंग होता है उसमें ऑक्सीडेशन क्रिएट होगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनेगा या फिर फेरस ऑक्साइड बनेगा या फिर हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा, जो भी है वो यहाँ पे बनने का स्टार्ट होगा, ऑक्साइड बनने का स्टार्ट होगा। अगर एटमॉस्फेरिक ही क्लियर नहीं है तब कांड होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आर्गन ऐसा अच्छा सा काम करता है कि एटमॉस्फेरिक को क्लियर रखता है, वो जो एक बॉन्डिंग बना देता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे देखिए कैप टाइप बना दिया है, देख रहे हैं। ये कैप टाइप बनाने का रीजन क्या है, वो कोई टंगस्टन अकेला नहीं प्रोड्यूस करता, वो सब चीज शील्डिंग गैस जो है वो खुद प्रोड्यूस करता है कि अगल बगल के एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करे। ऐसा क्यों होता है, ऑलरेडी मैं एक सेशन किया है, ये एनवायरनमेंट ऐसे ही क्यों क्लियर करता है, वो ऑक्सीजन को क्यों अंदर नहीं आने देता है, और ऑक्सीजन आने से क्या होता है, वो सब चीज के बारे में मैं स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सीडेशन ऐसा करके एक में सेशन किया है, और पर्जिंग का एक सेशन किया है, उसमें पूरा डेप्थ में मैंने समझाया है। तो आपको ज्यादा डेप्थ में समझना है तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल चीज दिखाया है, करंट कंडक्टर, या ये जो यहाँ पे वायर है, ये जो यहाँ पे नोजल है वो, सॉरी ये वायर है कॉपर का, वो करंट स्टार्ट करेगा और करंट फ्लो करवाएगा, जो करंट जाएगा टंगस्टन इलेक्ट्रोड के अंदर और टंगस्टन को हीट करेगा। और यहाँ पे शील्डिंग गैस है, जो शील्डिंग गैस है वो आर्गन है, वो आर्गन इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे वेल्ड स्पूल तैयार करेगा, एटमॉस्फेरिक से उसको प्रोटेक्ट करेगा। नॉन कॉन्टेक्ट ट्यूब, ये जो यहाँ पे है कॉन्टेक्ट ट्यूब है, कॉन्टेक्ट ट्यूब लूज भी कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट ट्यूब आप टाइट भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक जस्ट बगल में एक रेगुलेटर रहता है, उसको थोड़ा टाइट करेंगे तो टाइट हो जाएगा। रेगुलेटर ये है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कर्सर से, इतना उससे यहाँ पे ये जो है ये राउंड स्क्रूज टाइप जैसा रहता है, उसको जैसे घुमाएंगे वैसा टाइट होता जाएगा, अगर नहीं घुमाएंगे तो लूज होता रहेगा, उल्टा घुमाएंगे तो लूज रहेगा और सीधा घुमाएंगे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो टाइट होता रहेगा, ताकि ये टंगस्टन नीचे ना गिर जाए। कभी कभी टंगस्टन को भी टाइट पकड़ना पड़ता है भाई, हीटिंग इतना होता है तो कभी कभी टंगस्टन लूज होके वेल्ड मेटल के अंदर गिर के टंगस्टन इंक्लूजन ना आए, इसके लिए हमको टंगस्टन को टाइट करना रहता है। उसी की वजह से यहाँ पे ये जो है रेगुलेटर है, यहाँ पे ये जो मैं ऊपर का टोपी जो दिखाया वो कोई शो का नहीं है, और अच्छा दिखने के लिए ये हम रखते हैं ऐसा नहीं है, वो उसका भी सबका काम है, ठीक है। ये जो बाहर का जो है वो सब सिरेमिक ट्यूब है, ये सिरेमिक इतना ऐसा अच्छा काम करता है कि वो ज़्यादा हीट नहीं होता है, उसको हीट का इफेक्ट कम होता है, वो जो है थर्मल कंडक्टिविटी उसका हाई रहता है, उसी की वजह से हीट उसमें जाता नहीं है और वो हार्ड भी रहता है, तो हमको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा हीट जनरेट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम, कभी कभी ये ट्यूब फटने का भी चांस है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए ओवर हीट होने की वजह से कभी कभी। और ट्यूब नीचे, ये जो ट्यूब लूज कंडीशन में रहेगा तब हाथ से नीचे गिरेगा तो एकदम ब्रिटल रहता है, सॉरी ये हार्ड होता है, तो जैसे ही हाथ से गिरेगा तो 2 पार्ट या 3 पार्ट होने का चांस है, इसके लिए आपको उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए। नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो है, इसको नॉन कंज्यूमेबल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि वो खुद कंज्यूम नहीं होता है और बेस मेटल के अंदर नहीं गिरता है, उसी की वजह से उसको नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। गैसियस शील्ड, यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोला, आर्गन जो है वो गैसियस एक शील्ड प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे आर्क जनरेट हुआ, वेल्ड मेटल जो है वो ये नीचे का जो है वो वेल्ड मेटल है। ऑप्शनल कॉपर बेकिंग बार,
कभी कभी हमको अगर बैकिंग रखना है तब कॉपर का बैकिंग बार रख सकते हैं, इंसर्ट भी उसको बोल सकते हैं, बैकिंग के लिए कोई स्क्रू टाइप भी बोल सकते हैं। इसका हमने पूरा डिटेल में एएसएमई सेक्शन 2C उसमें हमने एएसएफ है 5.30 में पूरा डेप्थ में समझाया है कि बैकिंग बार की कौन से मटेरियल का होता है, उसका साइज क्या होता है, उसके बारे में ऑलरेडी हमने आगे के सेशन किए हैं 5.30 उसमें भी हमने डेप्थ में समझाया। और स्टेनलेस स्टील का जो डिस्कस किया था हमारा एक पर्जिंग के बारे में कि पर्जिंग क्यों होता है, एसएस में पर्जिंग क्यों होता है, एसएस में प्री हीटिंग क्यों नहीं होता है, एसएस में पोस्ट वेल हीट ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता है, अगर होता भी है एनिलिन होता है तो उसको सडन टेम्परेचर फॉल क्यों कर दिया जाता है, वो सब चीज के बारे में वहां पे मैंने ऑलरेडी समझाया है। वेल्डिंग वायर, वेल्डिंग वायर जो है यहाँ पे ये जो फिलर है वो वेल्डिंग फिलर भी बोलते हैं, वेल्डिंग वायर भी बोलते हैं। वो फिलर एक दूसरे हाथ से हमको, एक हाथ से हमको टॉर्च पकड़ना है, दूसरे हाथ से हमको फिलर डालना है और डालते जाना है और फ्यूज होते जाएगा और हमारा वेल्डिंग आगे बढ़ता जाएगा। गैस नोजल है ये जो है वो गैस नोजल है। और वेल्डिंग टॉर्च के बारे में हमने देखा। ओके अभी यहाँ पे लिखा है टंगस्टन इज यूज बिकॉज दिस इज मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट 3370 सेल्सियस विच वेल अबव द अदर कॉमन मेटल। देखो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट आपको क्वेश्चन में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें आपको पूछा जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में कि भाई टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, तो आपको 3370 यहाँ पे लिखा है उतना ही लिखना है। कुछ कुछ लोग में इसमें प्रॉब्लम है, कोई लोग बोलता है 3373 होता है, कोई कोई बोलता है 3369 होता है, लेकिन आपको ये बुक में इतना लिखा है, आपको पास होना है तो आपको यही याद रखना है 3370। भले ही आप प्रैक्टिकल में 3373 यूज करते हैं या 3369 यूज करते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो प्रैक्टिकल में करना है तो करिए, लेकिन अगर आपको पास होना है तो आपको यही नंबर याद रखना है 3370 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस वेरिएबल, ये चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने जाएंगे पूरा हम डिस्कस डेप्थ में करेंगे। प्रोसेस वेरिएबल के बारे में, वेल्डिंग करंट के बारे में पूरा डेप्थ में जाएंगे, करंट एंड पोलैरिटी के बारे में, करंट टाइप एंड पोलैरिटी के बारे में, ट्रैवल स्पीड के बारे में, शेप ऑफ द टंगस्टन, इलेक्ट्रोटिप एंड वर्टेक्स एंगल के बारे में, और शील्डिंग गैस फ्लो रेट के बारे में, और इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन के बारे में पूरा हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे। और इतना डेप्थ में करेंगे कि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम देने बैठेंगे तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे वेल्डिंग करंट, वेल्डिंग करंट से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वेल्डिंग करंट कितना इंपॉर्टेंट चीज है, वेल्डिंग करंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बारे में। वेल्डिंग पेनेट्रेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेल्डिंग करंट। यहाँ पे वेल्डिंग करंट आपका बढ़ता है तो आपका पेनेट्रेशन बढ़ता है, वेल्डिंग करंट कम होता है तो पेनेट्रेशन कम होता है। दूसरी बात, वेल्डिंग करंट बढ़ता है तो आपका हीट इनपुट बढ़ता है, क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज अपॉन ट्रांसफर स्पीड इनटू 1000 इनटू थर्मल कोफिशिएंट फ्रिक्शन। ऐसा करके हीट इनपुट का फॉर्मूला है। ये हीट इनपुट का फॉर्मूला कहाँ दिया है, हमने आगे चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस में डिस्कस किया था, कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां पे भी है। और अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो हमने एएसएमई सेक्शन 9 और उसका चैप्टर आर्टिकल 4 उसके बारे उसमें, या आर्टिकल 2 के बारे में डिस्कस किया था, पार्ट नंबर 3, जो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई हीट इनपुट कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और वो कहाँ लिखा है, QW409.1 में लिखा है। और उसमें जो फॉर्मूला ए उसमें 3 दिया है, ए बी सी ऐसा करके, तो ए में भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अगर वीविंग ज्यादा होता है, कभी कभी लोग लगते हैं कि 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया, 4 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड फिलर डाया, तो वो सब चीज भी लिखा है। वो कहाँ लिखा है, हमारा QW409.1 में। बी फॉर्मूला जो है, हीट इनपुट इज इक्वल टू वीविंग इनटू थिकनेस, और वीविंग कितना रहना चाहिए एज पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हीट इनपुट बढ़ ना जाए उतना रहना चाहिए। जनरल प्रैक्टिस हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया करते हैं। और अगर सीएस की बात करें तो कार्बन स्टील का 4 टाइम्स ऑफ फिलर डाया करते हैं। अगर एसएस की बात करें तो जनरली हम लोग एसएस का फिलर जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रो फिलर डाया करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। ये सब चीज लिखा है QW409.1 में। और
आपको और डेप्थ में जाना है तो आपको नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स एच के बारे में भी हमने नॉन मैंडेटरी अपेंडिक्स एच पूरा लाइन बाय लाइन करवाया है, वहां पे भी आप देख सकते हैं कि आपको जो वीविंग है वो क्या इफेक्ट करता है ऑन हीट इनपुट पे। ओके, अभी हम बात करते थे करंट की। करंट जो है वो बढ़ेगा तो क्या होगा, हीट इनपुट ज्यादा जनरेट होगा, क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो हीट इनपुट यहाँ पे बढ़ा तो हीट इनपुट बढ़ने से क्या होता है, हीट इनपुट बढ़ने के बाद हमारा मेल्टिंग का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा बेस मेटल है वो ज्यादा मेल्ट होगा। बेस मेटल ज्यादा मेल्ट होगा तो क्या होगा, जैसे ही वेल्डिंग हम करने जाएंगे बेस मेटल ज्यादा हीट होगा। बेस मेटल हीट होगा तो वो जो उसका बेस मेटल और हमारा फिलर मेटल है दोनों हीट होने के बाद जहां पे ग्रू है उसके अंदर वो पानी जैसे फ्लो होगा, नॉट नॉट वाटर, बट ऐसा आप समझ लीजिए, समझने के लिए मैं समझा रहा हूं कि जैसे हम एक बाल्टी है या एक ग्लास है उसमें पानी है वो फ्लोर के अंदर डालते हैं तो कैसे वो स्प्रेड होता है धीरे धीरे पूरा फ्लोर पे, वैसे ही अगर यहाँ पे हीट ज्यादा है, मेल्टिंग ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग ज्यादा होने की वजह से वो बेस मेटल जहाँ पे ग्रू है, ग्रू के अंदर ज्यादा फ्लो अंदर होगा और अंदर जितना डीप जाएगा उसको बोलते हैं पेनेट्रेशन। तो पेनेट्रेशन ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा है तो पेनेट्रेशन ज्यादा रहेगा। करंट कम है तो क्या होगा, करंट कम है तो मैं आपको एक जस्ट बोल रहा हूँ कि एक मिट्टी है, मिट्टी में थोड़ा पानी डालिए और ज्यादा थोड़ा पानी डालिए और फिर उसको घुमाइए, फिर वो ग्लास को फ्लोर के अंदर फ्लो करिए तो वो क्या करेगा, इतना ज्यादा जब पानी जैसा फ्लो होता था, हमने पानी डाला और जैसे फ्लो हुआ वैसे ये मिट्टी और पानी दोनों मिलके जो हम बनाते हैं वो मिक्सचर, उसको हम डालेंगे पाउडर फॉर्म वाला तो वो इतना फ्लो नहीं होगा। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, करंट कम होता है तो थोड़ा उसको मेल्टिंग का ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। मेल्टिंग यहाँ पे कम होता है, मेल्टिंग कम होता है तो ज्यादा फ्लो हो नहीं पाता है अंदर तक। और क्या होगा, जैसे ही हम वेल्डिंग करेंगे जहां पे वेल्डिंग बैठेगा, जहां पे मेटल गिरेगा वहां पे ही फ्यूज हो जाएगा, वो नीचे तक डीप तक नहीं जाएगा। उसी की वजह से यहाँ पे करंट अगर लो होता है तो पेनिट्रेशन उसका कम हो जाएगा, करंट ज्यादा होगा तो आपका पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। ओके, if the welding current is too low, the electrode tip will not properly heated in unstable arc may result। अगर करंट लो होता है तो ये भी एक मसला है कि प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोड जो टिप्स है, टंगस्टन है, वो प्रॉपर तरीके से हीट नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से हीट नहीं होने की वजह से आर्क जो है वो थोड़ा बंद होगा फिर स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा बंद होगा फिर स्टार्ट होगा, ऐसे करके हो जाएगा तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल आर्क। आर्क प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होना तो उसका रिजल्ट ये भी बन सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। इफ द वेल्डिंग करंट इज हाई, वेल्डिंग करंट अगर हाई है तो इलेक्ट्रोड टिप माइट ओवरहीट एंड मेल्ट लीडिंग द टंगस्टन इंक्लूजन। देखो अभी करंट हाई है, इतना हाई है कि कांड हो जाएगा 3370 से, टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, टंगस्टन भी मेल्ट होने लगेगा। टंगस्टन जैसे ही मेल्ट होगा तो यहाँ पे मैं पहले भी समझाया वोल्टेज का काम क्या है, जो भी हीट हुआ है, जो मेल्ट हुआ है उसको धक्का मारेगा, इलेक्ट्रोड हो या फिलर हो जो भी है वो हीट होगा तो उसको धक्का मारेगा। जैसे ही यहाँ पे टंगस्टन मेल्ट हुआ तो वहाँ पीछे से जो वोल्टेज है उसको थोड़ी पता है ये टंगस्टन है, उसको फोर्स नहीं मारना चाहिए, वोल्टेज का तो काम फिक्स है, वो तो फोर्स मारेगा ही मारेगा। तो जैसे ही वो फोर्स मारेगा बेल्ट मेटल के अंदर टंगस्टन गिरेगा मेल्ट होके, और मेल्ट होके गिरेगा तो टंगस्टन इंक्लूजन का चांस बढ़ जाएगा। तो आपको ज्यादा करंट लेना भी कांड हो सकता है, आपको नहीं लेना चाहिए। आपको याद रखना है करंट ज्यादा भी नहीं लेना चाहिए, करंट कम भी नहीं लेना चाहिए, एवरेज करंट लेना चाहिए एज पर कोड में जो डिसाइड किया है। कोड में आपको कहाँ लिखा है, एएसएमई सेक्शन 2C, सेक्शन 2C में ऑलरेडी हमने पूरा लाइन बाय लाइन पूरा हिंदी ही कन्वर्ट कर दिया है एएसएमई को, तो वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे हर डाया का कितना टिपिकल करंट लेना चाहिए उसके बारे में भी डेप्थ में जानकारी दिया है। 2.5 है तो उसका इतना ही करंट रहना चाहिए, 3 है तो उतना ही करंट रहना चाहिए। अगर आप कार्बन स्टील की बात करें इलेक्ट्रोड का तो 5 पॉइंट एस एफ ए 5 सेक्शन 2C एस एफ ए 5.1 में है। अगर आप अलोई स्टील की बात करें तो एस एफ ए 5.5 है, 5.5 है। स्टेनलेस स्टील की बात करें तो 5.4 है। ठीक है, तो सभी का अपना अपना दिया है। अगर फिलर की बात करें तो फिलर भी 5.9, 5.18, 5.28 वो सब चीज में दिया गया है पूरा डेप्थ में कि भाई किस में कितना करंट होना चाहिए।
ओके, वो भी नहीं दिया है, चलो आपको वो भी नहीं करना है, उतना टाइम नहीं है आपको सेक्शन 2C 5.1 5.3 5.5 5.9 5.19 5.18 वो सब पढ़ने का। तब आपको एज पर डब्ल्यूपीएस जाना चाहिए, डब्ल्यूपीएस में जो लिखा है वही आपको करंट लेना चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, कम नहीं ले सकते। देखो यहाँ पे डब्ल्यूपीएस में करंट, वोल्टेज, ट्रैवल फी वो सब नॉन एसेंशियल वेरिएबल है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई यहाँ पे 100 लिया है तो 110 में नहीं ले सकता, 115 नहीं ले सकता, ले सकते हैं, लेकिन आपका हीट इनपुट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हीट इनपुट इज द सप्लीमेंट्री वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हीट इनपुट ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो आपको ये चीज कंसिडरेशन ध्यान रखना है। करंट टाइप एंड पोलैरिटी, द बेस्ट वेल्डिंग रिजल्ट इज यूजुअली ऑब्टेन इन डीसी नेगेटिव। जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस एक ही ऐसा अपवाद वेल्डिंग प्रोसेस है, उसको आपको ऐसे याद रखना है। एक ही ऐसा वेल्डिंग प्रोसेस है हमारा जनरल लाइफ में कितना यूज करते हैं हम, एसएमएडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू, जीएमएडब्ल्यू, मिगमैग और एफसीडब्ल्यू, एसएडब्ल्यू, इतना 5-6 टाइप का हम वेल्डिंग जनरली यूज करते हैं। उसमें से जीटीएडब्ल्यू एक ही ऐसा अपवाद है जिसको डीसी नेगेटिव में यूज किया जाता है। वो क्यों, मैं अभी समझाता हूं ऐसा क्यों, वो ही एक क्यों नेगेटिव में यूज होता है, बाकी सब डीसी पॉजिटिव में क्यों यूज होता है। तो उसका रीजन ये है कि आप डीसी देखो, मैं लास्ट वाला एमएमए जो वेल्डिंग किया था उसमें मैं समझाया था ऑलरेडी कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे वापस समझा देता हूँ। जो लोग जीटीएडब्ल्यू ज्यादा डेप्थ में करना चाहते हैं उसके लिए मैं वापस बोलता हूँ कि भाई देखो, आपका टंगस्टन है, सॉरी, या हम एसएमएडब्ल्यू की बात करें तो आपका इलेक्ट्रोड है वो डीसी पॉजिटिव में डाला जाता है। डीसी पॉजिटिव में डालने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, वो जो वर्कपीस है वो आपका डीसी नेगेटिव में डाल दिया जाएगा, क्योंकि डीसी पॉजिटिव में आपने आपका आपका टॉर्च डाला है एसएमएडब्ल्यू में, तो क्या होगा, आपको दूसरा बचा है उसको नेगेटिव में ही डालना पड़ेगा, आपको सर्किट तो क्लोज करना ही है, तो आप उसको नेगेटिव में डालेंगे, अर्थिंग केबल को आप डीसी नेगेटिव में डालेंगे, और आपको जो इलेक्ट्रोड है डीसी पॉजिटिव में डालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वर्क पीस टू जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही वो जंप मार के वेल्डिंग, जैसे ही जंप मारेगा वहां पर आर्क एनर्जी जनरेट होगा, ऑलरेडी मैं समझाया वैसे। तो अभी क्या होगा, यहां से बेस मेटल वर्कपीस जो है वहां से इलेक्ट्रॉन जो अपना प्लेस चेंज कर रहा है, प्लेस तो सब जगह चेंज कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट जो चेंज कर रहा है, तो उसी की वजह से वहां पे एनर्जी जनरेट होगा, उसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होगा। तो जो वर्कपीस है वहां पे 70% हीट प्रोड्यूस होगा और 30% हीट प्रोड्यूस होगा इन इलेक्ट्रोड के ऊपर। लेकिन जीटीएडब्ल्यू में क्या होगा, अगर आप डीसी पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड टॉर्च टंगस्टन को डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो वर्कपीस से लेके जाएगा टंगस्टन के ऊपर, तो यहाँ पे हीट जो प्रोड्यूस होगा वो 70% इसी के ऊपर होगा, बेस मेटल के ऊपर, और 30% यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर होगा, और वहां पे ओवरहीट होने का भी चांस है। ओके, ठीक है, फिर से मैं बोलता हूँ, हमारा जो डीसी पॉजिटिव में डालने से क्या होता है, डीसी पॉजिटिव में अगर डालेंगे तो 70% जो है वो हीट हमारा प्रोड्यूस होगा टंगस्टन के ऊपर, और 30% वर्कपीस के ऊपर प्रोड्यूस होगा। उसी की वजह से टंगस्टन ओवर हीट ना हो जाए, उसी की वजह से हम डीसी नेगेटिव में डालते हैं, ताकि हमारा हीट जो प्रोड्यूस हो वो 30% ही हो जाए इन इसके अंदर नेगेटिव में, ठीक है, टंगस्टन के ऊपर। ये ऑलरेडी मैंने नीचे यहाँ पे बुक ने दिखाया है, तो यहाँ पे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ओके, तो डीसी नेगेटिव में डालने का फायदा ये है कि टंगस्टन जो है वो ओवरहीट ना हो जाए। रिफ्रैक्टरी ऑक्साइड सच एज दोज एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम hinder fusion, but that can be removed by the AC and DC negative positively। ओके, दूसरी बात, जो एल्यूमिनियम है, मैंगनीज है, वहां पे आपको ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा तब जाके वो वेल्डिंग होगा, क्योंकि उसका थर्मल कंडक्टिविटी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपको जो जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग मारते हैं वो उसी में एल्यूमिनियम है, मैंगनीशियम है, वो सबको एसी में आपको डालना पड़ेगा, 50-50 हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोड टंगस्टन के ऊपर भी 50 होगा, 50% उसका मैंगनीज या एल्यूमिनियम जो जिसमें वेल्डिंग मार रहे हैं वहां पे भी होगा, तो क्या है, आर्क ब्लो जो है उसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और वो आर्क ब्लो को क्लियर करने के लिए हम जनरली डीसी नेगेटिव में या डीसी पॉजिटिव में ही मोस्टली यूज करते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा है उसमें एसी में यूज करना पड़ता है। विथ
डीसी पॉजिटिवली कनेक्टेड इलेक्ट्रोड, डीसी पॉजिटिव में अगर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं तो हीट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड टिप्स एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रोड नीड्स टू ग्रेटर द डायमीटर देन द when using the DC negative is overheated of the tungsten to be avoided water cooled torch are DC positively used। देखो, मैं आपको पहले भी बोला कि डीसी नेगेटिव में डालने से क्या होता है। डीसी नेगेटिव डालने से ये फायदा है कि टंगस्टन ओवरहीट ना हो। डीसी पॉजिटिव में क्या होता है, टंगस्टन ओवरहीट हो जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि 70% टंगस्टन के ऊपर हीट प्रोड्यूस होता है। तो वो जो हीट को अवॉइड करने के लिए हम लोग डीसी नेगेटिव में जनरली यूज करते हैं टंगस्टन को। और हमारा फायदा ये है कि ओवरहीट ना हो जाए, टंगस्टन इंक्लूजन ना आ जाए। ओवरहीट होने से क्या होगा, वो मेटल टंगस्टन पिघलेगा, टंगस्टन पिघलेगा तो वोल्टेज पीछे से फोर्स मारेगा और फोर्स मार के वो वेल्ड मेटल के अंदर गिरेगा और टंगस्टन इंक्लूजन आएगा। ठीक है, अभी मैं ये ग्राफ थोड़ा समझाता हूँ। उससे पहले थोड़ा ऊपर का मैं जो बात किया था वो समझा देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, ओल्ड जो सिस्टम है, ओल्ड मशीन है, उसमें जो हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओल्ड मशीन की बात कर रहा हूँ। ओल्ड मशीन पहले ऐसा था कि उसमें वाटर कूलर भी हम यूज करते थे। वो जो टंगस्टन जो है वो ओवरहीट ना हो जाए, उसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें पानी का फ्लो करवाते हैं। वो उसमें अंदर मोटर रहता है और जनरली पानी अप एंड डाउन करता रहता है, फ्लो होता रहता है, ताकि वो ओवरहीट ना हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी ये सब चीज पुराना हो गया है। अभी हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग आ गया है। हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग का क्या फायदा है, तुरंत वो आर्क जनरेट करेगा, आर्क स्टेबल भी रखेगा और करंट को अप एंड डाउन नहीं होने देगा, वोल्टेज को अप एंड डाउन अच्छी तरीके से करेगा। और उसमें इंडक्टेंस भी डाल दिया जाएगा, रिलक्टेंस भी डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात, स्टार्टिंग ऑफ पोजीशन में क्रैटर क्रैक ना आए, उसकी वजह से अंदर पे मैग्नेट ऐसा फिट कर दिया जाएगा ताकि वो स्टार्टिंग ऑफ पोजीशन में थोड़ा करंट कम प्रोड्यूस हो। ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका करंट जाता है तो दोनों करंट सामने एक्सीडेंट होके, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, करंट का क्वांटिटी कम करने के लिए, करंट जो फ्लो है वो कम करने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द पोजीशन में हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग ज़्यादा यूजफुल है। और अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग मशीन। ठीक है, वेल्डिंग मशीन की मैं बात कर रहा हूँ। द करंट कैरिंग कैपेसिटी इन डीसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज अबव 1 टेंस टू द नेगेटिव एंड देयरफॉर द लिमिटेड वेल्डिंग सेक्शन। वो ठीक है, मैं आगे अभी समझाता हूँ। अभी देखो, तीनों करंट क्या क्या होता है, तीनों में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तीनों में क्या क्या रिएक्शन होता है। अगर हम डीसी पॉजिटिव में डालते हैं तो क्या होता है, डीसी नेगेटिव में डालते हैं तो क्या होता है, डीसी और एसी में डालते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में यहाँ पे जानकारी देता हूँ। ये सबसे पहला लास्ट वाला में जो फिगर है उसकी मैं बात करता हूँ। एक डीसी नेगेटिव, डीसी नेगेटिव में अगर आपका टॉर्च है, आपका टॉर्च मतलब ये जो है वो डीसी नेगेटिव में है तो क्या होगा, डीसी नेगेटिव में है तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो आपका वर्क वर्क पीस से टंगस्टन टिप के ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इसी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, 70% जो हीट है वो वर्क पीस के अंदर प्रोड्यूस होगा और 30% हीट जो है वो टंगस्टन के ऊपर प्रोड्यूस होगा। तो हमारा एकदम बेस्ट पेनेट्रेशन, अच्छा सा वेल्डिंग आएगा, व्यूइंग भी प्रॉपर होगा, अच्छी तरीके से आएगा। और यहाँ पे मैं जो समझाया, इलेक्ट्रोड से 30% और वर्क पीस 70%। ठीक है, ओके। दूसरी बात, अगर एसी में यूज करते हैं तो 50-50, दोनों में 50-50 इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होता है वो वर्क पीस से लेके टंगस्टन के ऊपर ही जाएगा, लेकिन 50-50 हीट प्रोड्यूस होगा और हमारा यहाँ पे भी अच्छा वेल्डिंग आने का चांस है। लेकिन डीसी नेगेटिव में डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो टंगस्टन से लेके आएगा वर्क पीस के ऊपर। टंगस्टन से वर्क पीस के अंदर फ्लो होगा तो टंगस्टन के ऊपर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और उसका हीट का प्रोड्यूस जो होता है वो 70% होगा। उसकी वजह से टंगस्टन ओवर हीट होने का चांस है और टंगस्टन इंक्लूजन आने का भी चांस है। ठीक है, वेल्ड प्रोफाइल, अगर हम डीसी नेगेटिव में डालेंगे डीप एंड नैरो आएगा वेल्ड प्रोफाइल, और मीडियम और शेड एसी में मीडियम आएगा और डीसी पॉजिटिव में शेडो एंड वाइड आएगा। ठीक है, ये शेडो एंड वाइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है। ओके, अभी क्लीनिंग एक्शन, तो डीसी नेगेटिव में हमको कोई क्लीनिंग का जरूरत नहीं है, डीसी पॉजिटिव में थोड़ा क्लीनिंग का जरूरत है। और एवरी हाफ हाफ साइकिल एसी में तो जरूरत है ही, क्योंकि वहाँ पे डस्ट प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे वेल्डिंग जो है वो भी प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होता है।
इलेक्ट्रोड कैपेसिटी, इलेक्ट्रोड कैपेसिटी जो है वो एक्सलेंट है डीसी नेगेटिव में, और एसी में गुड है, थोड़ा ठीक है, उसमें इतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे भले ही गुड लिखा है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है एसी में, ठीक है, लेकिन लिखा है तो आप याद रखिए गुड है। और यहाँ पे डीसी पॉजिटिव में थोड़ा पुअर है, ये भी आपको याद रखना है। ट्रैवल स्पीड, ट्रैवल स्पीड से क्या कांड होता है, ट्रैवल स्पीड बढ़ता है तो क्या होता है, ट्रैवल स्पीड स्लो होता है तो क्या होता है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ट्रैवल स्पीड अफेक्ट द बोथ weld profile, weld width and penetration, but effect on the width and more pronounced. ट्रैवल स्पीड बोथ के ऊपर डिपेंड करता है। बोथ मतलब क्या, विड्थ एंड पेनिट्रेशन दोनों के ऊपर। अगर आपका ट्रैवल स्पीड ज्यादा है तो आपका ट्रैवल स्पीड ज्यादा होने की वजह से आपका हीट इनपुट कम होगा, क्योंकि हीट इनपुट इज इक्वल टू करंट वोल्टेज अपॉन ट्रैवल स्पीड, ऐसा फॉर्मूला है। तो ट्रैवल स्पीड अगर हाई है तो क्या होगा, आपका जो वो जो फॉर्मूला है वो छोटा बनेगा, मतलब हीट इनपुट कम होगा। हीट इनपुट कम होगा तो आपका जो विड्थ है वो कम होगा और पेनिट्रेशन भी कम होगा। तो ट्रैवल स्पीड इज अगर हाई इंक्रीजिंग, नीचे लिखा ही है लेकिन मैं आपको जल्दी समझा दिया, मेरे को पढ़ के समझाना चाहिए, लेकिन ठीक है छोड़िए। ट्रैवल स्पीड इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हीट इनपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन ट्रैवल स्पीड है। तो ट्रैवल स्पीड बढ़ा है, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हीट इनपुट कम होता है। हीट इनपुट कम होता है, इसके मतलब कि विड्थ जो है उसका कम होता है, तभी ट्रैवल स्पीड कम हुआ होगा, और विड्थ कम है तो पेनिट्रेशन भी कम जाएगा। ट्रैवल स्पीड रिड्यूस कर दिया, ट्रैवल स्पीड अगर कम करते हैं तो क्या होता है, हीट इनपुट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ट्रैवल स्पीड कम करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वीविंग जो है वो ज्यादा करते हैं। वीविंग ज्यादा करते हैं, इसी वजह से हम ज्यादा फास्ट वेल्डिंग भगा नहीं सकते हैं। वीविंग ज्यादा करना है, इसका मतलब कि यहाँ पे पेनिट्रेशन भी डेप्थ में जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग ज्यादा होगा एक ही जगह पे। वीविंग आप ज्यादा कर रहे हैं, एक ही जगह से आगे थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वहां पे मेल्टिंग ज्यादा होगा, और मेल्टिंग ज्यादा होगा तो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर अभी मैं समझाया कि एक पानी का ग्लास है, उसको जमीन के ऊपर फ्लो करवाइए, या फ्लोर के ऊपर, या फिर स्टाइल के ऊपर फ्लो करवाइए, तो कैसे पसरेगा, एकदम पानी एकदम सब जगह से बराबर तरीके से फ्लो होगा। वैसे ही बेस मेटल में भी ट्रायल स्पीड ज्यादा होगा, कम होगा, तो ट्रायल स्पीड कम होने की वजह से यहाँ मेल्टिंग ज्यादा होगा। मेल्टिंग ज्यादा होगा तो एकदम डेप्थ तक पेनिट्रेशन फैल जाएगा और अंदर तक जाएगा, और हमारा विड्थ भी बड़ा रहेगा। तो आपको ये सब चीज समझना है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड टाइप, देयर आर 4 टाइप्स का टंगस्टन है, प्योर टंगस्टन, थोराइड टंगस्टन, सिरेनियम एंड लिथियम इलेक्ट्रोड टंगस्टन एंड जिरकोनियम इलेक्ट्रोड टंगस्टन। तो चारों का क्या जरूरत पड़ा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्योर टंगस्टन है वो यूज वेल्डिंग इन लाइट मेटल। लाइट मेटल कौन है, तो कि एल्यूमिनियम लाइट है, मैंगनीज लाइट है, वो सब मेटल में जनरली हम प्योर टंगस्टन ही यूज करते हैं, और वो एसी में यूज करता है। मैं अभी पहले भी आपको बोला कि भाई एल्यूमिनियम है, मैंगनीशियम है, मैंगनीज है, और कॉपर है, वो सब लाइट मेटल है, और उसमें एसी में वेल्डिंग अगर मारना है तो हमको एसी में डालना पड़ेगा इलेक्ट्रोड टिप्स को, इलेक्ट्रोड हमारा टॉर्च को, और वो प्योर टंक्शन उसी टाइम पे वहां पे यूज होता है, बिकॉज देयर एबिलिटी टू मेंटेन द क्लीन बोल्ड एंड हाउएवर दे प्रोसेस द पुअर आर्क इग्निशन स्टेबिलिटी इन एसी। देखिए इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम में आप डालने से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एल्यूमिनियम में हम प्योर टंगस्टन यूज कर लेते हैं, लेकिन वहां पे पुअर आर्क होता है, पुअर आर्क इग्निशन होता है, और वो आर्क का स्टेबिलिटी भी एसी में नहीं होता है प्रॉपर तरीके। क्यों, क्योंकि देखो एसी में क्या होता है, पहले जीरो से स्टार्ट होता है, फिर एक हाफ साइकिल ऊपर तक जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर नीचे आता है, फिर जीरो पे हो जाए, फिर नेगेटिव में स्टार्ट होता है, फिर वो नेगेटिव का जीरो में होता है, फिर पॉजिटिव में स्टार्ट होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा करके होता है। तो आर्क ब्लो आपका कैसा होगा, पहले आर्क जनरेट होगा, फिर धीरे धीरे बंद होता जाएगा, फिर पासा वापस जनरेट होगा, फिर धीरे धीरे बंद होगा। तो यहाँ पे जो इग्निशन आर्क है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, अगर होगा भी इग्निशन आर्क प्रॉपर तरीके से, चलो हो भी गया, वेल्डर ने अच्छी तरीके से, स्किल वेल्डर है, बराबर कर भी लिया, तो उसका स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं रहेगा, या तो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा एक उसका प्रॉब्लम है, और क्लीनिंग एक्शन भी, क्लीन बोल्ड एंड है, इसके लिए हमको यहाँ पे क्लीन भी बार बार करना पड़ता है हमका वेल्डिंग को, तो वो भी ध्यान रखना है। थोराइड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, थोराइड में क्या होता है, आई अलोड थोराइड इलेक्ट्रोड आर अलोइड विथ titanium oxide and improve the initial initiation। देखो पहले अभी मैं क्या बोला,
एसी में प्रॉब्लम होता है आर्क का, लेकिन हम ऐसा एक टंगस्टन बनाया थोराइड टंगस्टन, जो क्या किया, इनिशियल आर्क जनरेट किया अच्छी तरीके से। आर्क अच्छी तरीके से जनरेट कर तो लेता है, लेकिन वो प्योर टंगस्टन से हमारा जो प्रॉब्लम था वो थोराइड इलेक्ट्रोड में सॉल्व हो गया कि भाई वहां पे आर्क प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होता था, इग्निशन प्रॉपर नहीं होता था। तो यहाँ पे थोराइड टंगस्टन ऐसा बनाया गया कि भाई प्रॉपर तरीके से वो इनिशियल आर्क बन पाएगा, और करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो प्योर टंगस्टन से थोड़ा शार्प और लॉन्गर है, थोड़ा अच्छा है करंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, करंट कैरिंग करंट कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है भाई, करंट को अच्छी तरह से फ्लो करवाना। तो एसी में क्या होता है, एसी में मैं अब पहले समझाया कि पहले प्लस में जाएगा फिर माइनस, फिर प्लस में फिर माइनस, तो इससे वजह से करंट थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ऐसा ऐसा होता रहेगा। बहुत एक ही सेकंड का बहुत सारा पार्ट में ऐसा होता रहेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, करंट प्रॉपरली कैरिंग कैपेसिटी नहीं बनेगा, प्रॉपर तरीके से करंट फ्लो नहीं करवा पाएंगे एसी में। लेकिन ये थोराइड टंगस्टन में हम थोड़ा अच्छा सा फ्लो करवाएंगे और अच्छा सा हमारा लॉन्गर शार्प करंट मेंटेन रहेगा। ठीक है, और उसका कैपेसिटी भी अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि देखो प्योर टंगस्टन में भी प्रॉब्लम था, लेकिन थोराइड टंगस्टन में भी ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मतलब हमारा कांड हो जाएगा, हमारा आंखों में घुस सकता है, मतलब आंखों में रेडिएशन लग सकता है, हाथ में लग सकता है, मुंह में लग सकता है, हमारा चेस्ट जो है, छाती है, वहां पे भी रेडिएशन लग सकता है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया, सिरेनियम सीरिएटेड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड, सीरिएटेड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड का हमने जनरेट किया। तो उसमें क्या होता है, उसमें ये रेडियो एक्टिव भी नहीं है, और प्योर टंगस्टन में जैसा आर्क इग्निशन का प्रॉब्लम हुआ था वो भी सॉल्व हो गया। तो ये दोनों का जो है प्रॉब्लम वो इसमें सॉल्व हो जाता है, सीरिएटेड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड में। वो क्या है अभी हम डिस्कस कर, ठीक है। ये थोराइड इलेक्ट्रोड में एक चीज में बोलना भूल गया, वो डस्ट, बार बार डस्ट जनरेट करता है। जब हम इलेक्ट्रोड है, थोराइड इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं हम, जब टंगस्टन का आगे का टिप्स है वो वेल्डिंग मारने के लिए उसको शार्प करते हैं, उसको घिसते हैं, एमरी से हो या फिर पेपर से हो, जो भी है, हम ग्राइंडिंग से हो, तो वो डस्ट क्रिएट करता है। और वो डस्ट का क्या करता है, वो डस्ट टंगस्टन का दूसरा पार्ट है वो उसमें चिपक जाता है, और ड्यूरिंग वेल्डिंग कंडीशन में वो डस्ट वेल्डिंग के अंदर जाने का भी कोशिश करता है। तो ये भी एक थोरिएटेड इलेक्ट्रोड का प्रॉब्लम है। लेकिन सीरिएटेड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों प्रॉब्लम सोल्व हो गया, रेडियो एक्टिव भी नहीं है और आयर्क इग्निशन भी प्रॉपर तरीके से करता है। ठीक है, उसके बाद करते हैं, आर अलोइड टू सीरियम एंड लिंथेनियम ऑक्साइड। ठीक है, फॉर द सेम रीजन ऑफ थोरिएटेड इलेक्ट्रोड, दे ऑपरेटेड सक्सेसफुली डीसी में भी और ईसी में भी, बट सिंस सीरियम एंड लिंथेनाइम आर नॉट रेडियो एक्टिव, पहले क्या था, थोरिएटेड रेडियो एक्टिव था जिसमें प्रॉब्लम था, लेकिन ये प्रॉब्लम हमने इसमें सॉल्व कर दिया। तो ऐसा टंगस्टन इलेक्ट्रोड भी यूज करते हैं, और ये जो है देयर टाइप हैज बीन यूज्ड रिप्लेस्ड फॉर द थोराइटेड इलेक्ट्रोड, तो उसका रिप्लेसमेंट किया। देखो अभी ये ठीक हो गया, लेकिन जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड है, जिरकोनाइटेड इलेक्ट्रोड है, वो क्या है, जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड आर अलोइड टू जिरकोनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिरकोनियम ऑक्साइड से वो बनाया गया और उसमें कुछ जिरकोनियम थोड़ा ऐड कर दिया गया। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इलेक्ट्रोड फॉल बिटवीन द थोराइड टाइप एंड प्योर टंगस्टन। उसमें क्या है, थोराइड टाइप इलेक्ट्रोड और प्योर टंगस्टन का दोनों का एक, देखो अभी तक क्या था, हमने प्योर टंगस्टन किया, थोराइड इलेक्ट्रोड किया, दोनों में कुछ कुछ प्रॉब्लम कांड हुआ था। तो वो दोनों प्रॉब्लम हमने सीरिएटेड एंड लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड में भी सॉल्व किया और जिरकोनिएट इलेक्ट्रोड में भी हम सॉल्व करेंगे। वो दोनों का प्रॉब्लम इसमें भी थोड़ा सॉल्व होता दिख रहा है, सिंस दे आर एबल टू रिटेन द बॉल एंड ड्यूरिंग द वेल्डिंग। देखो, लेकिन ये टंगस्टन में ये ध्यान रखना है आपको, जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड में, कि उसका जो आगे का टिप्स है वो बॉल एंड होना चाहिए। बॉल एंड आगे का, देखो तीन टाइप का टिप्स है टंगस्टन का। ठीक है, यहाँ पे टंगस्टन का तीनों टिप्स दिखाया है, एकदम शार्प एंगल वाला दिखाया है, फिर थोड़ा फ्लैट एंगल वाला दिखाया है, फिर तीसरा जो है वो थोड़ा बॉल आगे जो है, पेन पेन जो हम लिखते हैं पेन से, उसमें आगे पहले ओल्ड जो पेन था वो बॉल
पेन आता था, पता है ना? तो वो जो जब जब स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च हुआ था, पेन जब इनोवेशन हुआ, मार्किंग पेन ये है, जो भी हम राइटिंग पेन करते हैं, वो बॉल टाइप थे, तो वैसे ही पेन आती थी, तो बॉल आगे घूमता जाता था और हम आगे लिखते जाते थे, ऐसा था। तो वैसे टाइप का बॉल एंड, ठीक है, ऐसा टंगस्टन भी कभी कभी रखते हैं। और उससे पहले फ्लैट टंगस्टन भी होता है। और वर्टेक्स एंगल जो मोस्ट पॉपुलर है, वो वर्टेक्स टिप्स एंगल वाला मोस्ट अभी पॉपुलर है, जो भी हमारा स्टेनलेस स्टील में यूज होता है, अलॉय स्टील में यूज होता है, और हमारा कार्बन स्टील में यूज होता है, ठीक है। देखो अभी जो जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड है वो मोस्टली एसी में ही यूज होता है। देखो प्योर टंगस्टन जो था वो क्या था, एसी में कांड होता था, उसको एसी में आर्क स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम था, तो उसी की वजह से जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड को ऐसा बनाया गया कि वो एसी में भी अच्छी तरीके से चल सके, और जिरकोनियम ऑक्साइड का वो बनाया गया, ठीक है। टंगस्टन तो उसमें मेन पार्ट है ही। आप सोचेंगे कि टंगस्टन की बात कर रहे हैं यार बीच में, यार जिरकोनियम क्यों डाल रहे हैं, तो जिरकोनियम ऑक्साइड उसमें कुछ डाल दिया जाएगा ताकि, और वो मिश्र बना के उसका फिर टंगस्टन बना दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ द टंगस्टन टिप्स। शेप ऑफ द टंगस्टन टिप्स, तो तीन टाइप का शेप रहता है यहाँ पे। तीनों टाइप का शेप में यहाँ पे दिखाया है। देखिए कि सबसे पहला है इलेक्ट्रोड टिप्स एंगल वर्टेक्स एंगल, जिसका हमको स्टेनलेस स्टील है, हमारा जनरल वेल्डिंग कार्बन स्टील है, वो सब में अगर टिप्स यूज करना है तो वैसा हम ग्राउंड फ्लो ग्राउंड ही एकदम एंगल प्रॉपर बना के करते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्लैट एंड, तो हम थोड़ा आगे से उसको फ्लैट कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्लैट एंड टंगस्टन। तीसरा है बोल एंड, जो देखो सभी का मैं अभी जल्दी बात कर लेता हूं, अभी इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक एक पॉइंट को हम डेप्थ में जाए, लेकिन चलो एक शेप ऑफ टंगस्टन ज्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं तो मैं कर लेता हूं। विथ डीसी इलेक्ट्रोड नेगेटिव, थोराइड, सिरेनाइड, लिंथेनाइड इलेक्ट्रोड आर यूज्ड इन ग्राउंड एंड ग्राउंड, मतलब फ्लैट कर देना है, ठीक है। स्पेसिफिक एंगल ऑफ वर्टेक्स एंगल, कभी कभी वर्टेक्स भी यूज होता है, ठीक है। अभी टंगस्टन को जो है वो एज अ जनरल रूल्स क्या है, द लेंथ ऑफ द ग्राउंड पोर्शन ऑफ द टिप्स इलेक्ट्रोड शेल हैव अ लेंथ इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2 to 5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया। उसको कितना एंगल देना है, ये तो टंगस्टन तो पूरा अभी इतना, देखो मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये जो है इतना एंगल है, ये जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एंगल उसको कितना देना है, तो 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ टंगस्टन का जितना डाया है, टंगस्टन का जितना डाया है उससे टू, अगर टू का डाया है तो उसको 4 mm तक वो उसको ऐसा एंगलिंग देना चाहिए। अगर 4 का डाया है तो 8 mm तक एंगलिंग देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सब क्लियर बात है, उसमें ज्यादा आपको समझने की या ज्यादा वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। 2 to 2.5 टाइम इलेक्ट्रोड डाया तक हमको उसको शेप देना है। आगे बढ़ते हैं। द टिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ग्राउंड फ्लैट एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्रीथिंग ऑफ व्हेन द आर्क इज इनिशियल ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो आपको रिस्क अगर कम करना है तो फ्लैट मिनिमाइज करना चाहिए, जितना भी हो सके उतना हम टिप्स को एंगल वाला करना चाहिए। देखिए दूसरी बात, यहाँ पे क्लियर वर्ड है कि इफ द वर्टेक्स एंगल इंक्रीज, वर्टेज एंगल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये एंगल है वो ज्यादा लंबा रहेगा तो क्या होगा, जो करंट है वो फ्लो है वो एकदम डेप्थ में जाएगा, डेप्थ में जाने के बाद वो क्या होगा, पेनेट्रेशन जो है वो एकदम डेप्थ में जाएगा, और विड्थ ऊपर का वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। विड्थ है वो छोटा रहेगा, डेप्थ पेनेट्रेशन अच्छा रहेगा। लेकिन वो जैसे ही एंगल कम होता जाता है, जैसे कि फ्लैट है और बॉल टाइप है और इसमें जाएंगे, तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि भाई बॉल और एंड में क्या होने का चांस है कि भाई आपका जो वेल्डिंग है वो डीप पेनेट्रेशन नहीं होगा, लेकिन ऊपर का वीविंग विड्थ है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ऊपर वीविंग ज्यादा मानना है तो हो जाएगा, तो वो करने का चांस ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखा है, जितना आप एंगल बढ़ाएंगे उतना पेनेट्रेशन ज्यादा है। ये सब चीज क्यों आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप डीप ऑफ वेल्डिंग करना पड़ेगा, कभी कभी वहां पे रूट है तो रूट में हमको टंगस्टन को ज्यादा वर्टेक्स बनाना पड़ेगा, और हमारा फाइनल है उसमें वर्टेक्स नहीं बनाएंगे, थोड़ा बहुत फ्लैट रहेगा तब भी चलेगा। तो वैसी कंडीशन में कैसा वेल्डिंग किस कंडीशन में चाहिए वैसा आप टंगस्टन बनाएंगे तो आपको अच्छा है। और ये सब चीज वेल्डर को तो पता होना ही चाहिए, लेकिन वेल्डिंग इंस्पेक्टर को भी पता होना चाहिए। कभी कभी वेल्डर आपको उठाना बना दे, वेल्डिंग आपको
वेल्डिंग वेल्डर जो है वो आपको ब्लफ ना कर दे, तो उसी की वजह से आपको भी ये सब चीज पता होना चाहिए। कभी कभी वेल्डर आपको आके कंप्लेंट करता है, सर ये टंगस्टन प्रॉपर नहीं है। टंगस्टन प्रॉपर नहीं है, तुम्हारा टेक्निक प्रॉपर नहीं है, आपको समझाना चाहिए। अगर ये सब चीज आपको पता रहेगा तब आप समझा पाएंगे ना। आपको ये सब चीज पता ही नहीं है कि वर्टेक्स एंगल ज्यादा है तो आपका डीप पेनिट्रेशन जाएगा, सर यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं आ रहा है, वेल्डर आके कंप्लेंट करता है, तो आपको उसको समझाना चाहिए तुम्हारा टंगस्टन दिखा कैसा है, तुम्हारा टंगस्टन एकदम वर्टेक्स होना चाहिए, तभी जाकर वो पेनिट्रेशन प्रॉपर आएगा। अगर तुम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फ्लैट रखेगा टंगस्टन को तो क्या कैसा आएगा, घंटा भी नहीं आएगा पेनिट्रेशन। आपको ये सब चीज समझाना चाहिए। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर एसी वेल्डिंग प्योर एंड जिरकोनाइट इलेक्ट्रोड आर यूज्ड। जिरकोनाइट और प्योर जो टंगस्टन है उसी को हम एसी वेल्डिंग में यूज करना चाहिए। और एसी वेल्डिंग में यूज करने के टाइम उसका आर्क इग्निशन का प्रॉब्लम रहता है, उसी की वजह से उसका जो आगे का टिप्स है वो बॉल एंड रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिखाया है तीसरा फिगर, वो तीसरा फिगर में अगर एसी में यूज करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अगर एल्यूमिनियम में भी आप यूज करते हैं, मैंगनीज में भी यूज करते हैं, तो उसका टिप जो है वो तीसरा में दिखाया है ये बॉल एंड ऐसा करके, तो वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज याद रखना है। ये इसके लिए याद रखना है क्योंकि वेल्डर आपको कोई क्वेरी जनरेट करता है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ऐसा हुआ ऐसा करके। ठीक है, इन एसी वेल्डिंग प्योर और zirconite tungsten electrode are used. These are used to hemispherical ball end, वो भी हमने समझा दिया। और बॉल एंड रखना चाहिए, ग्राउंड कभी कभी ग्राउंड फ्लश भी रहता है, आर्क इग्निशन प्रॉपर तरीके से इंक्रीज हो, उसी की वजह से ऐसा करना आपके लिए अच्छी बात है। शील्डिंग गैस, देखो बहुत टाइप के शील्डिंग गैस है, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो सब चीज बहुत सारे हीलियम गैस है, सॉरी शील्डिंग गैस है। लेकिन आप देखा होगा कि एशियन कंट्रीज है उसमें जनरली आर्गन गैस यूज होता है। क्यों? क्योंकि जो हॉटर कंडीशन एशिया जो है वहाँ पे थोड़ा हॉट रहता है एनवायरनमेंट, तो हॉट एनवायरनमेंट से आर्गन जो है वो जल्दी से मिल जाता है। लेकिन हीलियम जो है वो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्री है, इटली है, वो सब जगह पे ज़्यादातर शील्डिंग गैस में हीलियम यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो हॉट कोल्ड कंडीशन है और कोल्ड कंडीशन में हीलियम एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा मिल जाता है। और दूसरा रीज़न भी बहुत यहाँ पे है, हमको हमारा अगर अमेरिका की अगर बात करें, अगर यूरोप की बात करें, रशिया की बात करें, तो रशिया में क्या होता है, एनवायरनमेंट ऑल टाइम टेम्परेचर लो ही रहता है, कभी माइनस में भी रहता है और 0 डिग्री भी रहता है, 5 डिग्री भी रहता है, लेकिन 10 डिग्री से अबव कम ही रहता है। उसी की वजह से वहाँ पे हमको पेनेट्रेशन है वो भी डेप्थ जाना चाहिए, वो हमारा वेल्डिंग है वो भी वाटर वेल्डिंग रहना चाहिए। तो उसी की वजह से क्या करते हैं लोग लोग वहाँ पे हीलियम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। हीलियम जो है वो हॉटर गैस है, आर्गन है वो थोड़ा कोल्डर गैस है। तो एशिया में तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता है, तो उसमें हमको ज़्यादा वो हीलियम यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर अगर हमने यहाँ पे एशिया में हीलियम यूज़ किया तो क्या कांड होगा, कांड ये होगा आपका हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा, आपका जो मेटल है वो पिघलने का ज़्यादा चांस है, ओवर हीट होने का चांस है। इसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर हीलियम यूज़ नहीं होता है। लेकिन कुछ जगह पे अभी भी कुछ जगह पे यूज होता है, उसका रीज़न यही रहता है कि हीलियम है वो हॉटर गैस है, आर्गन है वो कोल्डर गैस है, और आर्गन है वो कॉस्ट कम है, हीलियम का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। और हीलियम का कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा इसके लिए है क्योंकि एशियन कंट्री में हीलियम ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक से नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन अमेरिका में ये सब चीज़ उल्टा है, अमेरिका में हीलियम जल्दी से ज़्यादा मिल जाता है, उसके लिए वहाँ पे कॉस्ट उसका हीलियम का कम है, वहाँ पे आर्गन का कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ कंपेरिजन करना चाहिए, आपको देखना चाहिए। ऑलरेडी ये मैं हमारा पुराना सेशन है उसमें मैं करवा चुका हूँ, एएसएमई सेक्शन 2C एसएफए 5.32 लाइन बाय लाइन मैंने करवाया है, उसमें पूरा डेप्थ में मैं वो ये सब चीज़ समझाया है। ठीक है, दूसरी बात, मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम ऐसा क्यों होता है? मिक्सचर ऑफ आर्गन एंड हीलियम इसके लिए वजह से होता है, कभी कभी इतना हॉट कंडीशन भी ना हो, इतना कोल्ड कंडीशन भी ना हो, एवरेज टेम्परेचर हो, जैसे कि 10 डिग्री। 10 डिग्री टेम्परेचर में आप आर्गन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको पेनिट्रेशन में भी कम होने का चांस है, अगर करंट आपने ज़्यादा नहीं लिया तो कम होने का चांस है। उसी की वजह से क्या करते हैं उसमें थोड़ा हीलियम मिला देते हैं। तो हीलियम मिलाने से क्या फ़ायदा है, आपका हीट की वजह से ज़्यादा अंदर तक घुसेगा, आपका गैस अगर अंदर तक घुसेगा तो वहाँ तक वेल्डिंग भी पहुँचेगा। गैस अंदर तक घुस सकता है तो वेल्डिंग तो पिघल के वहाँ जाएगा, तो वो भी अंदर घुस सकता है। इसी की वजह से कभी कभी हीलियम मिलाते हैं ताकि वाटर हमारा आर्क अंदर एकदम डेप्थ पेनिट्रेशन रहे। अभी सबके बारे में पूरा डेप्थ में डिस्कस कर लेते हैं। हीलियम क्या है, उसका आर्क वोल्टेज है, परफॉर्मेंस, ये सब चीज़ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्गन,
आर्गन लोअर देन द हीलियम विच कैन हेल्पफुल व्हेन द वेल्डिंग थिन सेक्शन। अगर मोटा वेल्डिंग मारना है, थोड़ा पतला वेल्डिंग मारना है, सॉरी थिन मतलब पतला, पतला वेल्डिंग मारना है तो आर्गन हमको ज़्यादातर यूज होता है। अगर पतला वेल्डिंग में हम हीलियम यूज करते हैं तो क्या कांड होगा, कांड ये होगा कि हीलियम है वो हॉटर गैस है, और वो जो हम पतले थिकनेस प्लेट है उसमें अगर हम वेल्डिंग हीलियम यूज करेंगे तो वो प्लेट ही पिघल जाएगा और ओवर हीट होने का भी चांस है। तो चांस है, मैं यहाँ पे सब चीज चांस है ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन देखो आप ऐसा बोलेंगे क्या यार, ये तो हीलियम तो कभी भी यूज कर सकते हैं ना कोई, हाँ अगर करंट आप लो लेंगे तो आप हीलियम भी यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना रिक्वायरमेंट है, वही मैं बोल रहा हूं यहाँ पे। फिर लेस चांस ऑफ आर्क वोल्टेज विथ वेरिएशन इन आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब वोल्टेज, आप वोल्टेज ही समझ लीजिए। मैं आगे के हमारे सेशन किए, हमने SMA का सेशन किए, उसमें मैं आर्क लेंथ के बारे में पूरा डेप्थ में समझाया है कि आर्क लेंथ क्या है। आर्क लेंथ आप यहाँ पे दिखने में खाली आर्क लेंथ है, लेकिन कितना डेप्थ है वो आर्क लेंथ, वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आर्क लेंथ आप समझ गए कि कैसा होता है, उससे प्लस क्या आर्क लेंथ ज़्यादा होता है तो क्या कांड होता है, कम होता है तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो सब चीज़ आपको समझने के लिए आपको आगे का सेशन जो है वो समझना पड़ेगा। ओके वो अगर समझते हैं आप तो ज़्यादातर वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ये सब चीज़ पता रहेगा। तो वेल्डर है वो वेल्डिंग मारता है उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम होता है, कभी कभी पोरोसिटी भी क्यों आता है, पोरोसिटी के बाद ट्रैवल स्पीड उसका फास्ट होने की वजह से, कभी एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंट फ्लो की वजह से, और या फिर अंदर पोरोसिटी अंदर घुसने का चांस है, वो सब चीज़ क्यों होता है वो मोस्टली आर्क लेंथ में कवर हो जाता है। इसके लिए आप आर्क लेंथ आप समझ लेंगे तो आपको ज़्यादातर बात समझ में आ जाएंगी। और गल्फ कंट्रीज में कैसा है, देखो ये तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में तो सब चलता है, वर्ड की वजह से सब चलता है, लेकिन गल्फ कंट्री में ऐसा नहीं है। गल्फ कंट्री में तो आपको एक सिंगल पोरोसिटी भी आया तो आपको वहाँ पे रूट कोज प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई क्यों आया, ये पोरोसिटी आने का रीजन क्या है। आपको एक दिन पूरा माथा पच्ची एक झांड जैसी पोरोसिटी के लिए करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपको मैं कहने का मतलब ये आपका जॉब भी जाने का चांस है, आपको वार्निंग लेटर भी पड़ सकता है वेल्डिंग इंस्पेक्टर को। तो आपको पोरोसिटी क्यों आता है उसका रूट कोज वेल्डर से लेके वेल्डिंग इंस्पेक्टर से लेके वेल्डिंग सुपरवाइजर से लेके सब चीज का सबका साइन करवा के सब लोग ऑन जॉब पे जाएंगे, इतना सीरियस मैटर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, हमारी कंट्री में पोरोसिटी ठीक है, एक काम करना ग्राइंडिंग मार दे निकाल दे और चल जाएगा, पिनहोल आया कोई बात नहीं तो ग्राइंडिंग मार दे और वापस वेल्डिंग मार दे। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आपको रीजन के साथ प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो भी किसके पास प्रेजेंट करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट हेड है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके सामने जाके, आपका क्वालिटी मैनेजर है उसके सामने जाके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सर ये पोरोसिटी मेरा गलती नहीं था, वो वेल्डर का स्किल का प्रॉब्लम था, ये सब चीज आपको लिखना पड़ेगा। अगर वेल्डर स्किल तो वो तो सीधा ऐसा ही क्वेश्चन हो गया, वेल्डर तो मेरा क्वालिफाई है उसका स्किल का क्या प्रॉब्लम है। तब आपको वेल्डर से भी रिटर्न स्टेटमेंट लेना पड़ेगा कि भाई तुम्हारा पोरोसिटी क्यों आया, तुम्हारे खर्चा का भी प्रॉब्लम था, तुम टेंशन में था, तुमको क्या सैलरी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तुम्हारा सैलरी काटा है क्या, ये सब चीज़ लिखना पड़ेगा। तुम्हारा हाथ हिल गया था, तुम्हारा गैस का प्रॉब्लम था, तुम्हारा आर्क लेंथ प्रॉपर नहीं था, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम बोलो। तो अगर वो बोलेगा कि मुझे सैलरी का सर लास्ट मंथ का सैलरी नहीं मिला इसी की वजह से मैं टेंशन में था और पोरोसिटी आ गया, तो उसके ऊपर फिर मैनेजमेंट एक्शन लेता है कि तुरंत उसका सैलरी भी करवाते हैं। बहुत सारा रीजन यहाँ पे रहता है, खाली सैलरी करवाना नहीं है, उसको रेस्टिकेट भी में भी कर सकते हैं, उसको रिवॉक भी कर सकते हैं, जो भी है वो एक्शन लिया जाएगा वहाँ गल्फ कंट्री में। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई पोरोसिटी आया तो उसका रीजन क्या है, ठीक है। और अगर आप रीजन प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आप वो जो ब्लास्ट है पूरा आपके माथे के ऊपर फटेगा कि भाई आपका ही प्रॉब्लम है, आपने चेक ही नहीं किया। हकीकत में एक वेल्डिंग इंस्पेक्टर के अंदर 10 वेल्डर दिए जाते हो, 10 वेल्डर का हर पास बाय पास इंस्पेक्शन करना वेल्डिंग इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हीटिंग पावर ऑफ आर्क इसका थोड़ा कम है, आर्गन का, हीलियम का थोड़ा ज़्यादा है। प्रोटेक्शन ऑफ वेल्ड आर्गन का थोड़ा हैवी एयर, देखो आर्गन जो है वो एयर से थोड़ा हैवी है, इसी की वजह से हम लोग स्टेनलेस स्टील में आर्गन का यूज़ करते हैं। स्टेनलेस स्टील में हीलियम का हम यूज़ नहीं करते, क्यों, हीलियम तो लाइटर है, तो इसी की वजह से हमको जनरली आर्गन का ही यूज़ करना चाहिए। क्योंकि आर्गन क्या करेगा, एक पाइप है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो एक पाइप है, उसके अंदर आप आर्गन डालते हैं तो क्या करेगा, वो पाइप के अंदर जैसे ही आर्गन घुसेगा एयर को वहां से निकालेगा, एयर का जगह पे आर्गन कवर करेगा। क्यों, क्योंकि आर्गन जो है वो हैवियर थोड़ा है,
हेवियर होने की वजह से एयर जो है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, वो सब चीज़ को आगे पीछे घटाएगा, वो पूरा पाइप के अंदर से निकाल, पूरी तरीके से आर्गन वहाँ पे भर जाएगा। और हीलियम में ऐसा नहीं है, हीलियम तो आर्ग जो एयर जो है उससे लाइटर है, तो उससे क्या होता है, अगर आप हीलियम का पर्जिंग करेंगे तो कांड हो जाएगा, आपका हीलियम का पर्जिंग आएगा ही नहीं, वहाँ पे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा, हीलियम वहाँ से अंदर घुस ही नहीं पाएगा, हीलियम जो है वो ऑक्सीजन का जगह ले ही नहीं पाएगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो आपको ये याद पता होना चाहिए कि भाई आर्गन ही क्यों यूज़ करते हैं, वो आपको खाली पता होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कोस्ट, अगर कोस्ट की बात करें तो आर्गन है वो थोड़ा सस्ता है, हीलियम है थोड़ा कॉस्टली है, वो भी खाली हमारे एशियन कंट्री में और कुछ यूरोपियन कंट्री में ही, ठीक है। बाकी दूसरी कंट्री में तो हीलियम कॉस्टली है, सॉरी ये आर्गन कॉस्टली और हीलियम सस्ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, अगर हम हमारी बात करें तो हमारे लिए आर्गन थोड़ा सस्ता है और हीलियम थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि आर्गन हमारे एटमॉस्फेरिक से जल्दी मिल जाता है, ठीक है। शील्डिंग गैस फ्लो रेट, शील्डिंग गैस फ्लो रेट कितना होता है, जनरली टिपिकल उसका रेंज है 10 से 12, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं, 10 से 12 ही क्यों है, तो वो सब चीज़ AWS 10.10 में लिखा है, ठीक है, 10.11 में लिखा है, तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको ज़्यादा डिप में पता चलेगा कि शील्डिंग गैस फ्लो रेट कितना होना चाहिए, AWS में भी लिखा है। लेकिन जनरली क्या होता है, 10 से 12 लिक्विड पर लीटर पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर गैस फ्लो रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, गैस फ्लो रेट ज़्यादा है तो आपका कूलिंग जो है वो ज़्यादा होगा, गैस फ्लो रेट ज़्यादा है तो आपका कूलिंग जो ज़्यादा होने की वजह से लेक ऑफ फ्यूजन भी आने का चांस है, लेक ऑफ पेनेट्रेशन भी आने का, पेनेट्रेशन एकदम डेप्थ तक नहीं घुसेगा, और आपका सॉलिडिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा, तो फिर सॉलिडिफिकेशन भी क्रैक आने का चांस है, और स्लैग इंक्लूजन भी आने का चांस है, क्योंकि देखो वेल मेटल है, जैसे ही ऊपर गिरता है उसके ऊपर तुरंत ऊपर से फ्लो ज़्यादा है शील्डिंग का, तो तुरंत वो ऊपर शील्डिंग आता है, तो शील्डिंग गैस क्या करेगा, जल्दी वेल्ड मेटल को कूल करेगा, तो जितना ज़्यादा आएगा तो उतना जल्दी कूल होगा, तो स्लैग को बाहर निकलने का टाइम ही नहीं देगा, अगर वो कोई कचरा है उसको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं देगा, और गैस पोरोसिटी है उसको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं देगा, तो उसी की वजह से गैस पोरोसिटी भी आने का चांस है। देखो स्लैग में इसके लिए बोला, कभी देखो GTAW में स्लैग आता नहीं है, आप ऐसा मत समझिए कि भी स्लैग है तो गलत बोल दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर कचरा रहता है, वो कचरा है वो भी वेल्ड मेटल के अंदर साथ में डिपोजिट होके जाता है, तो वो कचरा को बाहर आने का नहीं देता है, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरली उसको पोरोसिटी बोलेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा स्मॉल स्लैग, वो जनरल हमारा SMAW में जो स्लैग है वो स्लैग नहीं, कचरे का जो है कचरा भी आने का चांस है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सीलिंग फ्लो रेट हाई है तब क्या होगा, बाहर का एटमॉस्फेरिक का पोरोसिटी भी अंदर घुसने का चांस है, बाहर का एटमॉस्फेयर जो ऑक्सीजन है वो भी वेल मेटल के अंदर घुसने का चांस है। क्यों चांस है, क्योंकि वो जो एकदम जल्दी से वो हाई फ्लो रेट रहेगा, तो हाई फ्लो रेट क्या क्या करेगा, वेल मेटल के साथ टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड हो गया, देखिए राउंड हो रहा है, जैसे ही गैस राउंड होगा तो बाहर का एटमॉस्फेरिक है ये रेड कलर का, वो तुरंत अंदर बैठेगा, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा थोड़ी देर घूमेगा, तो घूमेगा तो तुरंत तो वो जो एटमॉस्फेरिक का गैस है, ऑक्सीजन है, वो अंदर वेल्ड मेटल के साथ कोलैबोरेशन करेगा और वहाँ पे पोरोसिटी आने का चांस है। तो आपको ये सब चीज़ देखना चाहिए। अगर लो है तो क्या होगा, आपका गैस पोरोसिटी सॉरी शील्डिंग गैस फ्लो लो है, तब भी ये जितना भी बोला मैं वो भी मे भी चांस है, लेक ऑफ फ्यूजन का भी चांस है, ठीक है, क्योंकि आपका करंट ही प्रॉपर तरीके से नहीं है, करंट अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है और गिल्ड शील्डिंग गैस फ्लो आपका लो है, तो मेटल जो है वो कूल होने में थोड़ा उसको टाइम लगेगा, तो मे बी बहुत सारा ऑलरेडी हमने आगे भी डिस्कस किया है, डिस्कस किस में किया है, चैप्टर नंबर 3 में मटेरियल इनपरफेक्शन में पूरा डिस्कस किया है कि शील्डिंग गैस फ्लो लो लेते हैं तो क्या होता है। बैक पर्जिंग कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके बारे में पूरा हम डेप्थ में ऑलरेडी एक सेशन किया है, उसमें करेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे जल्दी जल्दी में बोल देता हूँ। इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द बैक ऑफ द वेल्ड एंड एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग द टिग वेल्डिंग एंड द अचीव बाय द यूजिंग द पर्जिंग गैस यूजली प्योर आर्गन से मेजर करते हैं। ये प्योर आर्गन कहाँ लिखा है, ये प्योर आर्गन यूज करना चाहिए, आर्गन का प्योरिटी कितना होना चाहिए, 99.999, कहाँ लिखा है, 5 SF सेक्शन 2C 5.32 में क्लियर लिखा है। लेकिन यहाँ पे बैकिंग पर्जिंग करने का ये रीज़न सबसे ज़्यादा है कि ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, तो कि जो कार्बन है वो
क्रोम है वो कार्बन के साथ 400 डिग्री से, देखो जब टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, जब हम हीट आर्क प्रोड्यूस होता है तो आर्क का टेम्परेचर मैंने पहले बोला 6000 टेम्परेचर तक जाता है। फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे लो तो होता है, वेल्डिंग हम बंद करते तो लो तो होता है ना वेल्डिंग टेम्परेचर, तो लो होते होते कभी कभी 1000 पे आएगा, फिर 8000, फिर 800, 800 के बाद 400, 400 के बाद 300, फिर एटमोस्फियर पे ऐसा टेम्परेचर लो तो आएगा। लेकिन क्रोम का एक्टिविटी क्या है, क्रोम है वो 400 से 800 डिग्री के बीच में वो क्या करेगा, 400 टू 800 डिग्री के बीच में वो एक्टिव हो जाएगा क्रोम। तो क्रोम एक्टिव होके क्या करेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा। तो उसी की वजह से हमको अगर बैक पर्जिंग नहीं है वहां पे पाइप के पीछे, तो बैक पर्जिंग नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि वहां पे ऑक्सीजन आएगा और तुरंत क्रोम के साथ एक्शन करेगा, क्रोमियम ऑक्साइड बना देगा। लेकिन हम ऑक्सीजन को ही वहां पे ना आने दे, अगर बैक पर्जिंग प्रॉपर तरीके से करे तो आर्गन वहां पे रहेगा, तो ऑक्सीजन तो बाहर से घुसेगा नहीं, तो क्रोम जैसा है वैसा ही रहेगा, तब तक तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, तो हमको हमारे लिए अच्छा है। तो उसी की वजह से बैक पर्जिंग ऑक्सीडेशन ना आए, क्रोमियम ऑक्साइड ना हो, क्रोमियम कार्बाइड ना हो, वो सब चीज की वजह से हमारा बैक पर्जिंग किया जाता है। ठीक है, ऑलरेडी बैक पर्जिंग के बारे में मैं 1 से 2 घंटा कंटिन्यूस में लिया है, और उसका बैक पर्जिंग कहाँ तक करना चाहिए, मिनिमम किस किस कॉर्ड में लिखा है कि भाई मिनिमम 3 लेयर तक करना चाहिए, किस कॉर्ड में लिखा है कि भाई 5 क्रोम से ज़्यादा है उसमें बैक पर्जिंग करना चाहिए, वो सब चीज़ डिटेल में डिस्कस किया है, स्टेनलेस स्टील एंड पर्जिंग ऐसा करके मैं एक सेशन किया है आगे का 1 घंटे से 2 घंटे का, तो वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, विथ रेफरेंस के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर पाइप वेल्डिंग इट इज द रिलेटिवली इजी टू पर्ज ऑन पाइप बोर बट द प्लेट, देखो हाँ पाइप में तो हम ठीक है पर्जिंग का सेटअप कर देते हैं, ऑलरेडी मैंने आगे एक सेशन किया उसमें समझाया कि ऐसे ऐसे पर्जिंग करते हैं, जहाँ पे पर्जिंग पॉसिबल नहीं है वहाँ पे वाटर सोल्यूबल पेपर यूज़ करके पर्जिंग करते हैं, फिर वेल्डिंग हम मारते हैं तो अच्छा है। और वाटर सोल्यूबल पर्जिंग जो है वहाँ अंदर फंस जाता है तो क्या करना चाहिए, उसको कैसे निकालना चाहिए, वो सब चीज़ के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया। लेकिन ये तो पाइप में हो गया, प्लेट में क्या है, प्लेट में तो दूसरी जगह पे प्लेट है, वहाँ पे तो हाथ भी पहुँचना मुश्किल है। इसी की वजह से यहाँ पे आपको याद रखना है एक हेल्पर को यूज़ करना है या दूसरा वेल्डर को यूज़ करना है, या उसको पीछे है ना एक बॉक्स बना के एक पर्जिंग पर्जिंग प्लेट का एक गैप बना के पर्जिंग का सेटअप लेके वहाँ पे आपको, जहाँ पे इस दूसरी साइड पे वेल्डर वेल्डिंग मारता है और उसके ऑपोजिट साइड में वहाँ पे पर्जिंग का जो है वो आगे आगे लेके चलना, साथ में चलना पड़ेगा। इसी की वजह से यहाँ पे लिखा है प्लेट में यूज द पर्ज चैनल समटाइम अनदर ऑपरेटर ऑपोजिशन पोजिशन एंड मूव द बैक पर्ज नोजल विथ प्रोग्रेशन, तो आपको उसके साथ पे मूव करना पड़ेगा पाइप के अंदर। प्लेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेट के अंदर तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ होता है, लेकिन पाइप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पाइप में तो आप एटमोस्फियरिक से जैसे ही पर्जिंग डालेगा तो एटमोस्फियर में चला जाएगा, पाइप के अंदर एटमोस्फियर में जाने का कोशिश कम है, क्योंकि वहाँ से दोनों साइड से तो हम पाइप को पैक करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्लेट में जो है वो अनदर ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए। दिस इनिशियल स्टेज बैक पर्ज is exclude all the air at the back of the weld, and having allowed the sufficient time to flow rate should be reduced prior to the starting of the position of the flow of the 4 लीटर पर मिनट, तो ये भी आपको याद रखना है। बैक पर्जिंग shall continuous until the 2 or more layer of the weld हैव बीन डिपोजिटेड। आपको ये भी याद रखना है कि बैक पर्जिंग कितने लेयर तक करना चाहिए, भले ही यहाँ पे 2 और मोर लिखा है, ठीक है, लेकिन एएसएमई कोड में क्लियर में आपको दिखाया था, AWS 10.11 में या 10.10 में मैं दिखाया था कि यहाँ पे कोड में लिखा है मिनिमम 3 लेयर, ऐसा लिखा है कोड में। ठीक है, मिनिमम 3 लेयर तक आपको जनरली बैक पर्ज करना चाहिए। और कार्बन मैंगनीज स्टील है, फॉर कार्बन मैंगनीज स्टील इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेटिस्फैक्टरी वेल्ड विदाउट बैक पर्ज। आप कार्बन मैंगनीज स्टील को जनरली विदाउट बैक पर्ज यूज कर सकते हैं। ओके, अभी दूसरी बात, किस में आपको पर्जिंग करना चाहिए, कोड में कहाँ लिखा है, कोड में ऐसा क्लियर वर्ड लिखा है कि क्रोम परसेंटेज अगर 5% से ज़्यादा होता है जो भी मेटल में, जो भी मटेरियल में, तो उसमें आपको पर्जिंग करना चाहिए। ठीक है, वो आगे के सेशन ऑलरेडी में किए, उसमें समझाया है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है। क्रोम मैंगनीज में क्या कितना परसेंट क्रोम रहता है, 1.125 तक ही क्रोम रहता है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5 क्रोम से ज़्यादा क्रोम। और इसके बाद इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन। इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन क्या है,
इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन मतलब कि हमारा जो टंगस्टन होता है वो कितना बाहर रखना है। ये जो ट्यूब है, एक्सटेंशन ट्यूब है, ये यहाँ पे मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक्सटेंशन ट्यूब है, उससे टंगस्टन को कितना बाहर रखना है। अगर ज्यादा भी बाहर रखेंगे तब भी कांड हो जाएगा, कम बाहर रखेंगे तब भी कांड हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा। वो कितना रखना चाहिए, पहले तो इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन क्या है। ये ट्यूब जो है वो ट्यूब यहाँ से ऊपर से यहाँ पे से घूमता है, उसको जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ऐसा ऐसा राउंड में घुमाएंगे, जैसे स्क्रू फिट करते हैं वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो ढीला होगा यहाँ से इलेक्ट्रोड, और यहाँ से थोड़ा खुलेगा, और आप टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से टाइट हो जाएगा। तो टंगस्टन को टाइट रखना बहुत जरूरी है, और कितना अप एंड डाउन बाहर भी कितना रखना वो भी जरूरी है आपको। अगर वो नहीं किया तब आपको प्रॉब्लम हो सकता है। उस क्या प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आपका टंगस्टन ज्यादा रखा आपने बाहर तो ओवर हीट होने का चांस है। क्यों, क्योंकि जब आप ज्यादा बाहर रखते हैं तो क्या होता है, जब आप टंगस्टन को ज्यादा बाहर रखते हैं तब क्या होता है, तब हीट जो है वो टंगस्टन तो हीटिंग होता है, क्योंकि टंगस्टन तो रेड कलर का जब ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या होता है रेड कलर का हो जाता है, और ओवर हीट भी होएगा। जब आप ज्यादा बाहर रखते हैं ओवर हीट होने की वजह से टंगस्टन इंक्लूजन का चांसेस बढ़ जाता है। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन है वो प्रॉपर तरीके से आपको रखना पड़ेगा। और ये स्टिक आउट लेंथ है, स्टिक आउट लेंथ कितना है, मतलब आप जो फिलर है वो कितना ये वेल्ड स्पूल जो है पूरा वो कितना अंदर तक डाल रहे हैं फिलर को, उसको स्टिक आउट लेंथ बोलते हैं। स्टिक आउट लेंथ जनरली क्या होता है 2 से 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड डाया का होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको स्टिक आउट लेंथ रखना चाहिए। लेकिन मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ कि 2 से 3 डाया का एक्सटेंशन, इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन, ये टंगस्टन जो है वो 2 से 3 डाया तक, जब जितना फिलर हमको यूज करना है उसका 2 से 3 डाया तक बाहर रखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2.5 का आप इलेक्ट्रोड फिलर यूज कर रहे हैं, ठीक है तो आपको टंगस्टन जो है वो 2.5 × 3 तो 7.5 mm तक ही उसका एक्सटेंशन रखना चाहिए। वो ऐसा एक स्टैंडर्ड तो कोई नहीं है, एक जनरल प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले बोला कि अगर आपका इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन बड़ा करेंगे, आप ज़्यादा निकालेंगे बाहर तब क्या कांड हो जाएगा, तो वो समझाया। लेकिन अगर छोटा रखेंगे तो आर्क स्टेबिलिटी प्रॉपर तरह से नहीं मिलेगा। अब छोटा मतलब 1 mm ही आप निकालेंगे, यहाँ से 2 mm ही निकालेंगे तो प्रॉपर हीटिंग ही नहीं होगा। प्रॉपर हीटिंग ही नहीं होगा तो लैक ऑफ फ्यूजन का भी चांस है, आर्क स्टेबिलिटी भी प्रॉपर नहीं आएगा, बहुत सारा यहाँ पे कांड होने का चांसेस है। फिलर वायर, फिलर वायर ऑलरेडी मैं बहुत बार समझा चुका हूँ। फिलर वायर मतलब सेम कंपोजिशन का होना चाहिए, जो वेल्ड मेटल है उसी का सेम कंपोजिशन का फिलर वायर मोस्टली होना चाहिए। और थोड़ा बहुत उसमें केमिकल कंपोजिशन प्लस और माइनस होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मैं ASME B31.3 में इलेक्ट्रोड सिलेक्शन कैसे करना है, ASME सेक्शन 2C इलेक्ट्रोड सिलेक्शन कैसे करना है, प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है, वहां पे ऑलरेडी मैं समझाया कि भाई डेप्थ में कि भाई इलेक्ट्रोड जो सिलेक्शन है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बेस मेटल का जो जिसका है वो, और उसका केमिकल कंपोजिशन मिनिमम जो हमारा मेन केमिकल कंपोजिशन है क्रोम मोली निकल, वो सब चीज फिलर में आ जाना चाहिए उतना। अगर 2% क्रोम है तो हमारा फिलर 2% से ज्यादा वाला ही सिलेक्ट करना चाहिए, उसके हिसाब से आपको फिलर का सिलेक्शन करना चाहिए। टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन इंक्लूजन में क्या होता है, मैं एक फिगर दिखाता हूँ यहाँ पे टंगस्टन इंक्लूजन कैसा होता है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो टंगस्टन इंक्लूजन का फिगर है, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का एकदम फिल्म है ये आरटी फिल्म है। आरटी फिल्म में टंगस्टन इंक्लूजन एकदम व्हाइट स्पॉट दिखेगा क्योंकि उसका डेंसिटी हायर है। टंगस्टन का डेंसिटी हायर होने की वजह से अगर आप इलेक्ट्रोड एक्सटेंशन ज्यादा करेंगे तब भी आपका चांस है टंगस्टन इंक्लूजन, टंगस्टन जो है वो वेल मेटल में गिरेगा और फिर वेल मेटल में वैसे ही फ्यूज हो जाएगा और वहां पे रहेगा, और हमारा वेल मेटल में जो वेल मेटल जाना चाहिए उसी की जगह टंगस्टन गया और वहां पे हमारा डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस हुआ। तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेडियोग्राफी फिल्म बेस मेटल ऐसे ऐसे वेल्डिंग मारा है, यहाँ पे 3 जगह पे टंगस्टन आया है, 1 2 3 3 4 जगह पे वैसे आया है, लेकिन सब जगह पे कैसा आता है उसका जस्ट यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे और कोई नया कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपको ये
एकदम व्हाइट कलर का डिफेक्ट दिखेगा, आपका टंगस्टन इंक्लूजन है, एकदम व्हाइट स्पॉट दिखेगा। पूरा फिल्म आप देखेंगे तो जैसे ही आपका व्हाइट स्पॉट दिखेगा आपको तुरंत पता चल जाएगा, वो भी वेल्ड मेटल के अंदर है। वेल्ड मेटल के बाहर आया तो मे बी कुछ अलग चांसेस है, केमिकल रिएक्शन कुछ हो गया है, कुछ आपका पानी ऊपर गिरा है, तो जो भी है एक्स वाई जेड। ऑलरेडी मैं सेक्शन 5 में आर्टिकल 2 में आरटी का फिल्म व्यू कैसे करना है वो समझाया है, लेकिन वहां पे हमको आज पढ़ना नहीं है। हम लोगों को तो आज जीटीएडब्ल्यू के बारे में, टंगस्टन इंक्लूजन कैसे आता है उसी के बारे में। तो टंगस्टन इंक्लूजन एकदम व्हाइट स्पॉट दिखता है। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब साफ है, आपको ज्यादा वो नहीं है। टंगस्टन इंक्लूजन बहुत सारा रीजन होता है आने का, स्लॉप आउट, इसी की वजह से टंगस्टन इंक्लूजन ना आए इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग यूज करते हैं, जिसमें स्लॉप आउट डिवाइस होता है, स्लॉप आउट करंट रहता है। स्लॉप आउट मतलब क्या होता है, वेल्डर जो है वो वेल्डिंग मारता है, स्टार्टिंग कंडीशन में टंगस्टन आने का चांस ज्यादा है, एंड कंडीशन में टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांस ज्यादा है। क्रैटर क्रैक भी स्टार्टिंग कंडीशन में आने का चांस ज्यादा है और एंड कंडीशन में ज्यादा चांसेस है टंगस्टन इंक्लूजन और क्रैटर पाइप आने का, क्रैटर क्रैक आने का। देखो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में ही जनरली मोस्टली आता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है कि भाई जो स्टार्ट और एंड में क्या होता है कि जब आपका टंगस्टन है उसमें हीट आएगा तो हीट धीरे 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 प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पुराने मशीन में ऐसा था कि जैसे ही आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हैं तुरंत हीटिंग हो जाता है टंगस्टन और तुरंत वेल्डिंग स्टार्ट करने का कंडीशन आ जाता है। तो उससे क्या होता है, ओवर हीट होगा और तुरंत वेल्ड मेटल के अंदर ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा ऑन द स्पॉट ऑन द टाइम। तो उसी की वजह से वहां पे क्रैटर क्रैक, क्रैटर पाइप वैसे आने का चांसेस है। इसी की वजह से अभी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी आया है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग। हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग में ऐसा हो गया है कि करंट तुरंत एक ही साथ में एकदम फास्ट और एकदम ज्यादा हायर करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, उसमें रिलक्टेंस फिट किया गया होगा। वो करंट जैसे ही प्रोड्यूस होता है, जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं वेल्डिंग, वही कंडीशन में रिलक्टेंस है, इंडक्टेंस है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेट की वजह से। और वो यहाँ पे हमने 250 लिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 जनरेट हुआ, तो मीन्स हम दोनों का टकराव होके हम लोगों को 200 ही मिलेगा, 250 माइनस 50 ऐसा करके। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ। लेकिन रिलक्टेंस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है, ताकि स्टार्टिंग कंडीशन में आपको थोड़ा कम धीरे 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 इंक्रीज होने वाला करंट मिले। एकदम फास्ट जैसे ही आपने वेल्डर टॉर्च रखा, वेल्डिंग मारने का स्टार्ट कर रहे और तुरंत आपने बटन दबाया और अपने इलेक्ट्रोड को या टंगस्टन को तुरंत आप वेल्ड मेटल के पास ले गए, आर्क जनरेट हुआ, तो ओवर हीट होने का चांस है, एकदम चटाक से बहुत हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। उसी की वजह से क्रैटर पाइप या क्रैटर क्रैक आने का चांसेस है स्टार्टिंग कंडीशन और एंड कंडीशन जो होता है वहां पे भी चांस है। और क्रैटर क्रैक कैसे दिखता है, यहाँ पे मैं फिगर में दिखाया है वैसा जनरली होता है वो ओके, ये तो मैं आपको दिखा दिया, ये तो दिखाने से आपको समझ में आया, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अगर करना है तो क्या करना चाहिए, एक कॉपर का एक छोटा टुकड़ा लीजिए आप, कॉपर का छोटा टुकड़ा लीजिए और कोई वेल्ड मेटल है जहाँ पे वेल्डर वेल्डिंग मार रहा है, वहां पे एक अलग से उसको बोलिए कि यहाँ पे ये छोटा सा प्लेट है, रफ प्लेट है, स्ट्रक्चर है वैसा कोई, यहाँ पे जरूरी जो बेज मेटल में नहीं मारना है आपको, ऐसा उसको बोलिए यहाँ पे थोड़ा एक पास मार, और वो पास में एक कॉपर है उसको फेंकना है आपको। जैसे ही आप फेंकेंगे तुरंत वहां पे वेल्डिंग आएगा और वो कॉपर जहां रहेगा वहां पे क्रैटर क्रैक आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो क्रैटर क्रैक आने का कोई एक रीजन नहीं होता है, बहुत सारा रीजन रहता है क्रैटर पाइप आने का, क्रैटर क्रैक आने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्रैटर क्रैक के बारे में मैंने ऑलरेडी समझाया। अभी कॉमन एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशन, एरोस्पेस एप्लीकेशन है, जनरली हमारा केमिकल एप्लीकेशन है, पेट्रोलियम पावर जनरेटिंग इंडस्ट्री है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्बाइन इंडस्ट्री है, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री में हेवियर गेजेस पाइप का इंडस्ट्रीज है, सभी पाइप मोस्टली जीटीएडब्ल्यू जनरली यूज होता है। एडवांटेज क्या है जीटीएडब्ल्यू का, एडवांटेज ये है कि उसका प्रोड्यूस द सुपीरियर क्वालिटी, एकदम 5 स्टार क्वालिटी, एकदम हायर क्वालिटी। GTAW इज द बेस्ट क्वालिटी। आप याद रखिए कोई भी वेल्डिंग का इतना क्वालिटी अच्छा नहीं है, इतना GTAW का क्वालिटी है, एकदम पावरफुल क्वालिटी। उसमें आपको उसी की वजह से आपको क्या है, जनरली आपको क्लीनिंग भी करने का जरूरत नहीं है, एकदम स्मूथ चकाचक वेल्डिंग आएगा, जिप भी यहाँ पे लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वैसा वेल्डिंग, ठीक है। तो इतना अच्छा क्वालिटी मैं यहाँ पे समझाने के लिए ऐसा समझा रहा हूँ, ठीक है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करने का। ओके, वेरी लो लेवल ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन, सो देयर इज अ लेस डेंजरस ऑफ कोल्ड क्रैकिंग। हाइड्रोजन
क्रैक आने का सबसे ज्यादा चांस है आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में। उसके बाद दूसरी अलग अलग टाइप की जिसमें हाइड्रोजन कांड होता है उसमें आने का चांस है, लेकिन जीटीएडब्ल्यू में आने का चांस बहुत कम है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जीटीएडब्ल्यू स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस मतलब धीरे धीरे वेल्डिंग वेल्डर मारता है और उसमें प्रोडक्टिविटी भी कम मिलता है, वो थोड़ा उसका डिसएडवांटेज। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मारने की वजह से वो क्या होता है, आगे आगे थोड़ा वेल्ड मेटल हीट भी होता जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी वहां पे हाइड्रोजन अगर बैठा हुआ है आगे जस्ट, तो वो ऑलरेडी उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेल्डर क्या करेगा, धीरे धीरे टॉर्च घुमाएगा, टंगस्टन और फिलर देता जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की वजह से वो मेटल जो है हीट होता जाएगा, आगे आगे हीटिंग करता जाएगा, और आगे आगे हीटिंग की वजह से वहां पे अगर हाइड्रोजन है तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेस डेंजर है, हाइड्रोजन क्रैक आने का चांसेस बहुत कम है, इसी की वजह से यहाँ पे समझाया है। ओके, यहाँ पे स्पैटर भी आने का चांस कम है और स्लैग इंक्लूजन भी, क्योंकि यहाँ पे तो स्लैग कुछ है ही नहीं। हाँ, कचरा अगर फंसा है तो बात एक डिफरेंट है कि भाई फिलर मेटल है, अब उसमें रस्टिंग हो गया है, फेरस ऑक्साइड हो गया है, वहां पे पपड़ी लग गया है, तो बात अलग है। लेकिन आपको यहाँ पे कोई स्लैग जैसा नहीं, एसएमडब्ल्यू में तो बाहर फ्लक्स है, तो उसी की वजह से वो स्लैग है, वो जनरली वेल मेटल में अंदर जा नहीं सकता, चांस है जैसे में डब्ल्यू में। लेकिन यहाँ पे आर्क वेल्डिंग में, सॉरी जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग में यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एकदम नीट एंड क्लीन वेल्डिंग है। और यहाँ पे स्पैटर भी आने का चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उड़ेगा ही नहीं वेल्ड मेटल, वो जो है वो वहाँ पे उड़ने का चांस, क्योंकि यहाँ पे टंगस्टन जो है और वहाँ पे आर्गन जो है वो सब चीज कंट्रोल करते हैं वेल्ड स्पूल को, इसी की वजह से यहाँ पे स्पैटर भी आने का चांस कम है। ओके, कैन बी यूज्ड इन फिलर मेटल एंड थिन सेक्शन विदाउट फिलर। ओके, एकदम पतला सेक्शन। शीट मेटल इंडस्ट्री का मैं स्टार्टिंग के ऑफ चैप्टर में ही बात किया कि शीट मेटल इंडस्ट्री में क्या होता है, जनरली दो प्लेट को या दो पाइप को या दो मेटल को कनेक्ट करना रहता है, उसमें 2-2 mm या 1-1 mm या 0.5 mm या फिर 2-3-3 mm का ही थिकनेस रहता है। उसमें क्या होता है, जनरली जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग मार के उसमें फिलर विदाउट ऐड किए खाली जस्ट फ्यूजन कर देंगे, तो दोनों फ्यूज होकर दोनों एक दूसरे के साथ वेल्डिंग हो जाएंगे, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। बाकी की कोई भी प्रोसेस में ऐसा जनरली हम जनरल कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं, एसएमडब्ल्यू, जीटीएडब्ल्यू, एफसीडब्ल्यू, एमएडब्ल्यू, मिगमैग वेल्डिंग एंड एसएडब्ल्यू। इतने वेल्डिंग प्रोसेस में जीटीएडब्ल्यू इज द बेस्ट वेल्डिंग क्वालिटी प्रोसेस। ओके, इसी की वजह से आपको थिनर जो सेक्शन है उसमें भी ज़्यादा चांसेस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है वहाँ पे फिलर डालने का, आप ऐसे ही डायरेक्ट मार के भी आगे जा सकते हैं, तो एक उसका एक एडवांटेज है। Unable to welding variable and adequately controlled by the particular good control weld route and penetration of all position welding। ओके, आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में मोस्टली क्लाइंट ऐसा रिकमेंडेशन करता है कि रूट वेल्डिंग तो आपको जीटीएडब्ल्यू से ही मारना है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि रूट पेनिट्रेशन एकदम अच्छे से कंट्रोल कर पाता है वेल्डर। आर्क वेल्डिंग में ऐसा नहीं है, आर्क वेल्डिंग में तो बहुत सारा कांड होने का चांसेस है, बहुत सारा वेल्डर को स्किल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको रूट मारने के टाइम पे जीटीएडब्ल्यू एकदम ईजी से अच्छा सा चकाचक रूट निकाल सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी एक देखना चाहिए, ये एडवांटेज है। जनरली आपको मैं भी रिकमेंडेशन करेगा कि भाई जनरली आपको जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस ही रूट और हॉट पास में यूज करना चाहिए। मैं आज तक जितनी गल्फ कंट्रीज में काम किया है, सभी जगह पे जितना भी रूट मारा गया, सभी पे हमने जीटीएडब्ल्यू ही यूज किया। 3 से 3.5 साल तक मैं कंटिन्यूस वहां पे काम किया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में, सभी जगह पे जीटीएडब्ल्यू मोस्ट ऑफ मतलब 99.9% हमने जीटीएडब्ल्यू ही रूट और हॉट पास में वेल्डिंग मारा है। उसके बाद में ठीक है, अलग है, आप आर्क मार सकते हैं, आपको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन रूट में सबसे ज्यादा क्रिटिकलिटी होता है, रूट में कोई कांड होता है तो पूरा जॉइंट आपका बिगड़ सकता है। इसी की वजह से आपको अच्छा सा क्वालिटी लाने के लिए अगर रूट बराबर हो गया तो ऊपर थोड़ा बहुत भी कांड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फाइनल वेल्डिंग और बाकी क्या। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है, आपको तो एक्चुअली प्रॉपर वेल्डिंग ही मारना है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाहता हूँ कि रूट आपका अच्छा आया तो जग तर गए, समझ लीजिए, ऐसा बात है। आगे बढ़ते हैं। कैन वेल्ड ऑलमोस्ट ऑल वेल्डेबल मेटल। सभी मेटल में वेल्डिंग मार सकते हैं, डिसिमिलर जॉइंट में मार सकते हैं, बट नॉट जनरेट यूजिंग दिस ऑफ द लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज लीड एंड थिन टीन टीन वो सब में सब हम वेल्डिंग नहीं मारना है, क्योंकि टिटेनियम मैंगनीज वो सब में भी अगर आप अच्छी तरह से मारेंगे तो आपको एसी पावर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है। आपको याद रखना है सभी वेल मेटल में आप मार सकते हैं। हीट सोर्स ऑफ द फिलर मेटल एडिशन कंट्रोल इंडिपेंडेंटली एंड दस इट वेरी गुड जॉइनिंग बेस मेटल। अच्छा सा बेस मेटल
थिनिंग प्रोसेस में भी थिन जॉइंट है उसमें हो सकता है। डिसएडवांटेज देखो, सबका एडवांटेज है तो सबका डिसएडवांटेज भी है, ये हमको सीखना ही पड़ेगा। ऐसा हम सब चाहेंगे भाई हमको डिसएडवांटेज नहीं करना है, जाने दो, इतना सारा आप अच्छा बोले टिक वेल्डिंग में, लेकिन डिसएडवांटेज कुछ तो है। जब डिसएडवांटेज ही नहीं रहेगा तो हम आगे इनोवेशन कैसा करेंगे? तो इनोवेशन इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, तो डिसएडवांटेज भी हमको देखना चाहिए। डिसएडवांटेज की वजह से बहुत सारा इनोवेशन भी उसी की वजह से होता है कि भाई हाँ ये डिसएडवांटेज है, ये दूसरी प्रोसेस है, वहाँ के कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो ये प्रोसेस यूज करेंगे तो हमारा वो जो जीटीएडब्ल्यू का डिसएडवांटेज था यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ऐसा भी मतलब आपको डिसएडवांटेज जानना जरूरी है। Give the low deposition rate compared to the with the arc welding process. ओके, आर्क वेल्डिंग में प्रोडक्टिविटी आपका हाई है, लेकिन जीटीएडब्ल्यू प्रोसेस में आपका वेल्डेबिलिटी जो है वो तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है आपका एकदम लो है, एकदम लोएस्ट प्रोसेस है। इसी की वजह से जनरल इंडस्ट्रीज में, इंडियन इंडस्ट्रीज में मैं देखा मोस्ट ऑफ लोग आर्क वेल्डिंग यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ एसएडब्ल्यू वेल्डिंग यूज करते हैं, एसएमएडब्ल्यू वेल्डिंग। उसका रीजन क्या है? एफसीडब्ल्यू वेल्डिंग यूज करते हैं। जीटीएडब्ल्यू कम यूज करने का रीजन ये है कि आपको ज़्यादा मोटा प्लेट है, 80 थिकनेस का प्लेट है, जीटीएडब्ल्यू मारते रह जाएंगे तो 80 थिकनेस में आपको ग्रू ज़्यादा भरना पड़ेगा, और आप वेल्डिंग मारते ही रहेंगे तब तो आपका लग गई है भाई, वो आपको मैनेजर आपके ऊपर चिपक जाएगा, भाई आपका वेल्डिंग प्रॉपर नहीं है, आप वेल्डिंग बराबर नहीं मार रहे, आप फास्ट वेल्डिंग नहीं मार रहे, प्रोजेक्ट हमारा डिले हो रहा है, ये सब चीज़ कांड होने का चांस है। इसी की वजह से जनरली लोग क्या करते हैं, रूट वन हॉट पास में ही जीटीएडब्ल्यू मोस्टली यूज होता है, बाकी सब प्रोसेस के लिए ऊपर आर्क लगाया दिया जाता है। और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से जीटीएडब्ल्यू में थोड़ा कांड तो होता ही है, तो हमको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए जनरली हम लोग एफसीडब्ल्यू यूज़ करते हैं, एसएडब्ल्यू यूज़ करते हैं, एसएमएडब्ल्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्टिविटी जीटीएडब्ल्यू का एकदम लो है, क्योंकि धीरे धीरे वेल्डर वेल्डिंग मारता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम हो, धीरे धीरे वेल्डिंग मारने की वजह से हाइड्रोजन क्रैक आने का भी चांस कम है, तो क्वालिटी उसका ठीक है, अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे ये आपको देखना चाहिए। नीड द हायर dexterity of the welder coordination with the MIG-MEG and SMAW process. ओके, MIG-MEG में और SMAW में आपको जनरली ज़्यादा जरूरत नहीं है वो कोऑर्डिनेशन करना। GTAW में आपको ज़्यादा कोऑर्डिनेशन वेल्डर के साथ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा उसमें बहुत सारा अरेंजमेंट है। एक तो टंगस्टन प्रॉप ऐसे फिटअप किया, टंगस्टन का गैप कैसे रखा, उसका टाइट किया कि नहीं किया, टंगस्टन जो है वो कितना बाहर रखा है, उसके बाद टंगस्टन कितना डाया का लिया है, टंगस्टन कौन सा टाइप का लिया है, और आपका टॉर्च प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, टॉर्च में किधर से एयर आ रहा है कि नहीं, वो आर्गन सिलेंडर का जो ऊपर से कैपिंग है वो प्रॉपर है कि नहीं, आपका जो वहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया है वो प्रॉपर है कि नहीं है। सब चीज़ आपको बहुत एक एक छोटी चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके जीटीएडब्ल्यू स्टार्ट होगा। और इसी की वजह से आपको वेल्डर को थोड़ा स्किल होना पड़ेगा। वेल्डर अगर स्किल नहीं है तब तो कांड होने का चांसेस है ही, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि मिग मैग में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तुरंत आया, तुरंत वेल्डिंग मशीन को घुसाया इलेक्ट्रोड और तुरंत वेल्डिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन जीटीएडब्ल्यू में थोड़ा टाइम लगता है उसका अरेंजमेंट करने में भी, ठीक है। तो वेल्डर को अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए। ओके, लेस इकोनॉमिकल एसएमएडब्ल्यू एंड मिग मैग वेल्डिंग में और थिकर 10 अबव, 10 अबव से हम मिग मैग और एमएमडब्ल्यू मारते हैं, लेकिन 10 बिलो में हमको जीटीएडब्ल्यू मारना है। 10 अबव में हमको जीटीएडब्ल्यू नहीं मार सकते। उसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, वो मैनेजर ऊपर चढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट इंजीनियर ऊपर चढ़ जाएगा, सब चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। उसी की वजह से आपको एसएमएडब्ल्यू मिग मैग वेल्डिंग यूज़ करना पड़ेगा 10 अबव, ठीक है। जनरली मैं आपको यहाँ पे ये कोई प्रोसेस नहीं करवा रहा हूँ, अगर प्रोसेस में करवा रहता तो प्रोसेस में ये भी लिखा है कि भाई आपको जो स्मॉल डाया का वेल्डिंग है, स्मॉल डाया का पाइप है 1 इंच 2 इंच, उसमें जनरली लोग स्पेसिफिकेशन में ही डाल देते कि आपको जीटीएडब्ल्यू ही मारना है, आप दूसरा कोई प्रोसेस नहीं मार सकते, बर्न थ्रू होने का चांस है, जल जाने का चांस है, ओवर हीट प्रोड्यूस होने का चांस है। जीटीएडब्ल्यू में कम हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से ये भी फायदा है कि छोटा थिकनेस वाला जो भी प्लेट है उसमें आप वेल्डिंग अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से आप वेल्डिंग मार सकते हैं। डिफिकल्ट टू फुल्ली shield the weld zone and drafting conditions so may not be suitable on site and field welding. ओके, कभी कभी क्या होता है जहाँ पे एयर ज्यादा होता है, जो गल्फ कंट्रीज में मैं देखा कभी ना कभी सैंडस्टॉर्म, एक दिन में एक दो बार तो साला सैंडस्टॉर्म आता ही है, बहुत मसला है वहाँ पे। उसी की वजह से आपको जनरली एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से कवरिंग करना पड़ेगा, और सब जगह टारपोलिन डालना पड़ेगा। टारपोलिन किधर से भी खाली चलने का ही जगह पे वहाँ पे खुला रख के फिर हम वहाँ पे भी डोर रखेंगे, वहाँ पे जब हम वेल्डिंग मारते हैं तब। तो टिक वेल्डिंग में इतना ध्यान रखना है आपको,
आपको कि ड्राफ्टिंग नहीं होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कंडीशन मतलब कि एयर सडन किधर से आ गया, आप फोर्स फैन लगा रहे हैं, वेल्डर को पसीना हो रहा है, उसी की वजह से वो फैन चालू करके फिर वेल्डिंग मार रहा है, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा। जीटीए डब्ल्यू में आपको एकदम अच्छी तरह के जहाँ से एयर नहीं आता वैसे ही वेल्डिंग मारना, बाहर का एयर भी वेल्ड मेटल के ऊपर इफेक्ट करने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे वो साइट कंडीशन में, कभी कभी फील्ड कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है जीटीए डब्ल्यू वेल्डिंग। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे ये होता है, लेकिन अभी ये लोगों ने अभी मॉडर्न डेज में फील्ड वेल्डिंग होता है वहाँ पे भी जीटीए डब्ल्यू मोस्टली यूज़ करते हैं। उसका रीज़न क्या है, वो प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं, और कवर जो करना है वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, वो तो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई मैं देखा यहाँ पे क्या होता है हमारी कंट्री में कि जनरली क्या होता है, वेल्डर दे दनादन वेल्डिंग मारता रहता है ऊपर के एलिवेशन में, और 10 मीटर 15 मीटर 18 मीटर कोई कवरिंग नहीं है। ऐसा अगर गल्फ कंट्रीज में होता तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर का जॉब भी चला जाता। पता है ऐसा कंडीशन गल्फ कंट्रीज में इतना सीरियसनेस लिया जाता है कि वहां पे कवर करना है तो कवर करना है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना वेल्डर को हमारी कंट्री में कि भाई तू वेल्डर एक काम कर, तू प्रॉपर तरीके से कवर कर। क्या साहब, थोड़ा तो वेल्डिंग मारना है, 2 पास तो मारना है। अरे 2 पास क्या यार, 5 पास मारना हो या एक सिंगल टैकिंग मारना हो, आपको कवर करना है तो करना ही है। डब्ल्यूपीएस में लिखा है 8 मीटर पर सेकंड का आपका स्पीड नहीं होना चाहिए विंड का, तो उतना रहना चाहिए, या 2.2 mm पर सेकंड का नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, विंड मेजर करने के लिए एमीमीटर आता है, तो वो जब चेक करेंगे राउंड राउंड घुमाएंगे या अदरवाइज ऐसे ही एयर में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयर का फ्लो कितना है। तो वो फ्लो के हिसाब से डब्ल्यूपीएस में लिखा है, वो फ्लो के हिसाब से आपको वेल्डिंग मारना चाहिए। अगर वो फ्लो ज्यादा है तब आपको प्रॉपर तरीके से कवर करना चाहिए। यहाँ पे तो किसी को पता ही नहीं एमिनोमीटर क्या है, कैसे यूज होता है, और एयर चेक करने के लिए क्या क्या चेक होता है। यहाँ पे तो कोई एयर भी नहीं चेक करता है। तो ये हमारा पुअरनेस है, हमारा गलती है, हमारा प्रॉब्लम है। हम लोगों को अवेयरनेस होना पड़ेगा, हम लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक शॉप है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से वगैरह सब चीज क्लियर कवरिंग किया है और साइड में से कवरिंग किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉप में कोई प्रॉब्लम। लेकिन फील्ड में जाएंगे तब आपको कवरिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो जीटीएडब्ल्यू वेल्डिंग फील्ड वेल्डिंग में थोड़ा टफ है, उसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर कवरिंग किया है कि नहीं किया। टंगस्टन इंक्लूजन ओक्यूर इन इलेक्ट्रोड अलाउ द कॉन्टेक्ट ऑफ द वेल्ड स्पूल। देखो टंगस्टन जो है वो इलेक्ट्रोड के साथ टच हो जाएगा या बेस मेटल के साथ, वेल्ड मेटल के साथ अगर कांटेक्ट में आ जाएगा तो टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांस है। तो टंगस्टन को आपको वेल्ड मेटल से थोड़ा दूर रखना है। जनरली आपको गैप कितना रखना चाहिए, जनरली 2 से 8 mm का बीच में डिफरेंट रहता है। तो जीटीएडब्ल्यू है वो 2 से 6 mm का रहता है, तो आपको उतना गैप रखेंगे तो अच्छा है। लेकिन कभी कभी क्या है, वेल्डर वो हैंड प्रोसेस है, हैंड कभी भी फिक्स नहीं रह सकता है। जैसे एसएडब्ल्यू में क्या होता है, एसएडब्ल्यू में तो हम वो फिट कर देते हैं कि भाई रिमोट से वहां पे अप एंड डाउन ऐसा सेट कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पाइप है या रोलर है, या फिर रोलर के ऊपर वो वेसल है, वो घूमता रहेगा और हमारा टॉर्च भी ऊपर से फिक्स रहेगा उसका डिस्टेंस, तो हम लोगों को फायदा है। लेकिन जीटीएडब्ल्यू में तो वेल्डर हाथ से मारता है वेल्डिंग, तो हाथ से मारने की वजह से क्या होता है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। उसी की वजह से कभी ना कभी टंगस्टन टच हो जाता है वेल्ड मेटल के साथ और टंगस्टन इंक्लूजन आने का चांसेस है। The process does not have any cleaning action, so has a low tolerance for contamination of filler और बेस मेटल। आपको अगर कोई फिलर में कोई कुछ कंटामिनेशन आ गया है या बेस मेटल में कंटामिनेशन आ गया है तो वेल्डर क्या सोचेगा, चलता है यार जीटीएडब्ल्यू तो इतना फास्ट और इतना अच्छा वेल्डिंग, सॉरी फास्ट नहीं, इतना अच्छा स्मूथ वेल्डिंग है, या कहाँ ग्राइंडिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, जाने दो, ऐसा सोचता है। थोड़ा भी ग्राइंडिंग करने के लिए आलसीपन दिखाता है, उसी की वजह से कभी ना कभी कुछ कांड होने का चांस है। क्लीनिंग एक्शन यहाँ पे थोड़ा कम है। जीटीएडब्ल्यू में वैसे हमको क्लीनिंग करना नहीं है, लेकिन अगर आपका फिलर है वो रस्टिंग आ गया है तब आपको प्रॉब्लम है, तो आपको रस्टिंग वाला फिलर भी यूज नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पे थोड़ा लो टॉलरेंस दिया गया है तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब चीज समझ में आया होगा और जीटीएडब्ल्यू आपको